आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पूरी सीरीज होने वाली है, ठीक है। सो पूरी सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको एसईओ के बारे में मिलेगी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत इन डिटेल तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑन पेज एसईओ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं उन सारे फैक्टर्स को यहां पर नहीं समझा सकता, तो हम लोग एक कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ से, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एसईओ यू कैन कंट्रोल बेस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ होता है, देन ऑफ पेज एसईओ होता है, ठीक है। जो लोग बिगिनर्स है वो इस चीज को जरूर देखेंगे। देन ऑफ पेज एसईओ के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने बैकलिंक्स का, तो आप सारे बैकलिंक्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट। सारे बैकलिंक्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, बट ऑन पेज के 99% फैक्टर्स को, या मैं कहूं 100% फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ऑन पेज को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ऑन पेज को आपको इग्नोर नहीं करना है, बहुत ध्यान से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, ऑन पेज एसईओ की बेसिक्स को समझना है, बिकॉज पूरा का पूरा ऑन पेज आपके कंट्रोल में रहता है, पूरे का पूरा ऑफ पेज आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके बाद व्हेन टू डू, कब हम करते हैं। अगर कोई पूछे कि हमें एक नई वेबसाइट मिल गई, अब हम ऑन पेज एसईओ उसका कैसे स्टार्ट करें, क्या करें ऑन पेज एसईओ में, तो ऑन पेज एसईओ में भी दो चीजें होती हैं, यानी दो तरीके के काम होते हैं। एक वो जो हम एक बार कर देते हैं, और वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, यानी कि वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर हमें जो है बार बार उस चीज को नहीं करना पड़ता है। हम एक बार उस चीज को कॉन्फ़िगर कर देते, एक बार सेटअप कर देते, एक बार कोई एक्टिविटी कर देते, तो हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। लेकिन ऑन पेज में कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती हैं। हमने एक आर्टिकल पोस्ट किया, हमें फिर से वो सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, उन सारे फैक्टर्स को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। हमने दूसरी पोस्ट करी, वापस हमें उन्हीं फैक्टर्स को फिर से देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर वही लिखा है व्हेन टू डू, यानी कि एक तो वन टाइम सेटअप, बहुत सारी चीजें हैं जो आप वन टाइम सेटअप में करते हैं। अब ये वन टाइम सेटअप में क्या हो सकता है, जैसे हम कहें एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया, या हम बताएं आपको तो एचटीटीपीएस हो गया, ठीक है। दिस इज एक्चुअली वन टाइम थिंग, ये बार बार नहीं करोगे, बट इट्स अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, ठीक है। इट्स अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, हम इसको बार बार नहीं करते, एक बार होता है। तो ऑन पेज एसईओ में भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप एक चेकलिस्ट बना लो, ठीक है। आप एक चेकलिस्ट बना लो इस टाइप की कि ऑन पेज एसईओ जिस वक्त हमें करने जाना है, उस वक्त ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती है जो हम एक बार करेंगे, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें बार बार करनी है, रिपीटेटिव नेचर होता है उन एक्टिविटीज का, जैसे हम नई पोस्ट डालेंगे हमें फिर से वो करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट ऑन दिस, ठीक है। किस तरीके से आप बनाते हैं, आप अपनी डायरी में लिखते हैं, नोटपैड में लिखते हैं, एक्सेल में लिखते हैं, व्हाटएवर यू फील लाइक, उस तरीके से आपके पास होना चाहिए। और ये केवल इसलिए है कि जो बिगिनर्स हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट हो या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसकी थोड़ी सी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी कि मैं पहले ये करूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तो उससे कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होता है, एक अच्छी हैबिट है, ठीक है। थ्रू आउट एसईओ, जो भी आपका पूरा एसईओ का कैरियर है, उसमें आप अगर इसको यूज करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो आप दूसरी एडवांस टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं, यानी करियर में थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ी सी दूसरी एडवांस टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं, तो उन टेक्निक्स का भी अगर कुछ इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस, तो वो अगर आप लिख के रखते हैं तो गलती नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया वन टाइम सेटअप की चेकलिस्ट भी आप बना लो, वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल मींस दैट कि जब कभी भी, जैसे यहां पर एग्जांपल लें हम, कोई ब्लॉग पोस्ट होता है अगर, ठीक है, अगर कोई ब्लॉग पोस्ट होता है तो इन दैट केस आपको उसके टाइटल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, आपको उसको डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा, आपको उसकी हेडिंग टैग को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ले रहा हूं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरऑल फैक्टर्स है वो गूगल कितने रिकमेंड करता है, आई मीन टू से गूगल कितने कहता है कि कितने फैक्टर्स हैं जो आपकी रैंकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो फैक्टर्स होते हैं लगभग 200। तो एक बार थोड़ा सा ये सीरीज आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो मैं पूरे के पूरे 200 फैक्टर्स बताने वाला हूं, पूरे के पूरे 200 फैक्टर्स हम लोग देखेंगे, उनकी बेसिक्स भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इन डेप्थ सीरीज होने वाली है,
तो अभी तो मैंने शुरुआत करी बेसिक से, ताकि बेसिक्स में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ना मिस होने पाए। एनीवे, तो ये चेकलिस्ट की बात हो गई, और यहां पर जैसे वंस इन अ वाइल जो हम लोग को चेंजेस करने होते हैं उसका मैंने आपको बता दिया। देन यहां पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो सर्च इंजन ऑन पेज एसईओ का जो डिस्कशन है, ऑन पेज एसईओ का, वो थोड़ा सा रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहां पर इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यहां पर रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऐसी कौन सी चीजें होती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसा हम क्या ऑन पेज एसईओ करें कि हमारी रैंकिंग इफेक्ट हो। ठीक है, बल्कि एसईओ का ही मेन पर्पस यही होता है कि हम अपनी रैंकिंग्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। देन on page SEO should be done even if you rank 1 in the search results because SEO is an ongoing process। इसको आपको ध्यान में रखना है। Now let me tell you, ये क्वेश्चंस हम लोगों से बहुत पूछा जाता है, चाहे वो सेमिनार्स में हो या ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, या ऑनलाइन क्लासेस में हो, सेमिनार्स में हो, वर्कशॉप्स में, कि अगर कुछ कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे अगर कुछ कीवर्ड्स के ऊपर हमारी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है, हमारा वेब पेज ऑलरेडी रैंक कर रहा है नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन में, इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें अपनी जो हमारी एसईओ की एक्टिविटीज है उनको रोक देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। एसईओ इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, बिकॉज जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं, यू नो व्हाट आर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जो लोग पहले से चैनल को फॉलो करते हैं उनको बहुत कुछ पता होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के बारे में, बहुत बार हम लोगों ने बात की। जो बिगिनर्स है, तो जब कभी भी आप कीवर्ड एंटर करते हो और उसके बाद जो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देते हैं, दैट पेज इज बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, और यहाँ पर आपको वो रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो ये जो स्पेस है ना भाई साहब, जहां पर आपका जो रिजल्ट है वो दिख रहा है और आप खुश हो रहे हो कि मेरे कीवर्ड के ऊपर मेरे को रैंक 1 मिल गई, पोजीशन 1 मिल गई, ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है। इट्स नॉट रिजर्व। जो अभी आपकी पोजीशन है 2 घंटे बाद हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर उसके ऊपर रैंक कर जाए। सो दैट इज व्हाई इफ यू आर रैंकिंग ऑन पोजीशन नंबर 1 इन सर्च रिजल्ट्स, उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है। एसईओ इज एक्चुअली अ ऑनगोइंग प्रोसेस। एसईओ इज एक्चुअली ऑनगोइंग प्रोसेस। इस बात को मार्क कर लीजिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात को मार्क कर ले, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। देन आगे हम लोग बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो को बता दिया, सारे फैक्टर्स नहीं कवर हो सकते, कुछ फैक्टर्स हम लोग यहां पर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ द, यही लिखा हुआ है यहां पर, सम ऑफ द ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स व्हिच डू हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रैंकिंग इफेक्ट्स। पहला, वेबसाइट शुड बी क्रॉलेबल। हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारी जो वेबसाइट है वो बॉट्स, रोबोट्स सब देख सके। ठीक है, गूगल ही हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं समझ पाएगा तो दूसरों को हमारी वेबसाइट कैसे दिखाएगा, हमारी रैंकिंग्स कैसे इंप्रूव करेगा। ठीक है, अब ये पूरा अपने आप में सेपरेट पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, पूरा अपने आप में मॉड्यूल है, तो इन सारी चीजों की आगे डिस्कशन होगी। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि क्रॉलेबल हमें बनाना है, यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स होने चाहिए, हमारे वेल टारगेटेड कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देन कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, एचटीटीपीएस, इसकी अभी मैंने शुरुआत में आपसे बात करी। इमेज का भी ऑप्टिमाइजेशन हमें करना पड़ता है, ये भी हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारा ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटी है उसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। रीडेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस, सीटीआर विच इज क्लिक थ्रू रेट, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, अब सब कुछ मोबाइल ओरिएंटेड ही होता जा रहा है। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट की बात होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज नाउ मोबाइल फर्स्ट। ठीक है, देन क्वालिटी आउटबाउंड लिंक्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बैकलिंक से रिलेटेड हो गया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर लिंक्स हैं वो किन वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे हैं, आपके जो वेब पेज के ऊपर लिंक है वो किस वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं। सो दोज वेबसाइट शुड आल्सो बी क्वालिटी वेबसाइट एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस फर्दर, राइट। देन वेबसाइट स्ट्रक्चर, तो यहां पर लगभग 6 और 6 12 यहां पर ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे 12 ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स है, अभी और भी ज्यादा आगे आते जाएंगे। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सा एसईओ का ओवरव्यू लिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब हम ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं उस वक्त हम ज्यादातर चेंजेस अपने कंटेंट में करते हैं। बट ये एक कहने की बात हो गई, हम ज्यादातर चेंजेस अपने कंटेंट में करते हैं। कंटेंट भी बहुत बड़ा होता है, एक वेब पेज के ऊपर कितना ज्यादा कंटेंट होता है। अब कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, अगर मैं कहूं कंटेंट को हमें ऑप्टिमाइज करना है तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। कितना बड़ा कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट का फॉन्ट कैसा होना चाहिए, उसमें पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए, उसमें ब्रेक्स कितना होना चाहिए, उसकी कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, वर्ड्स कितने होने चाहिए, बहुत सारी चीजें। इमेज टेक्स्ट का रेशियो कितना होना चाहिए कंटेंट के अंदर, वीडियो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट द ग्रेट थिंग अबाउट ऑन पेज एसईओ इज दैट यू हैव 100% कंट्रोल ओवर ऑन पेज एसईओ। सारे एलिमेंट्स आप खुद चेंज कर सकते हो।
ब्लॉग पोस्ट बनाते हो, सारा कंट्रोल आपके पास रहता है, कंटेंट का, यूआरएल स्ट्रक्चर का, वेब पेज की स्पीड का, यूजर एक्सपीरियंस का, सारा कंट्रोल आपके पास रहता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर टेंशन की कोई बात नहीं है, एसईओ उस टाइप का हुआ नहीं है जैसा लोग कहते हैं। बट स्ट्रैटेजी के हिसाब से, प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर काम किया जाए तो डेफिनेटली यू कैन रैंक योर वेबसाइट ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे जो होता है हमारा कीवर्ड, ठीक है। बट यहां पर कंफ्यूजन ज्यादातर ये रहता है कि जो हमारे कीवर्ड हम रिसर्च करके लाते हैं, उस कीवर्ड को ऑन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहां कहां पर यूज करना है, ठीक है। यानी जो हमारा वेब पेज है उसमें उस कीवर्ड को हमें कहां कहां पर रखना है। अच्छा, कीवर्ड की बात है तो कीवर्ड एनालिसिस वाले क्लास में या कीवर्ड एनालिसिस वाला जो वीडियो है उसमें पूरी डिटेल में कीवर्ड की बात करूंगा। बट एक आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया ये रखिए कि कीवर्ड्स हमेशा एक तरीके के नहीं होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स हमेशा एक तरीके के नहीं होते हैं। मैं बात यहां पर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स की। अब प्राइमरी कीवर्ड्स, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्राइमरी कीवर्ड्स वो जो हमारे सबसे मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद भी, जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप 1 2 3 4 5 ही कीवर्ड्स आपने निकाल लिए। इन 5 कीवर्ड्स में या जो 10 कीवर्ड्स आप निकालेंगे जिनके ऊपर काम करना है, उसमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। प्रायोरिटी किस बेसिस पे सेट करेंगे कि हमारे लिए प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं, हमारे लिए सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो कीवर्ड्स को भी आप प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स इस टाइप की कैटेगरी दे सकते हैं, और ये आपके लिए है, ठीक है। इसका कोई टेक्निकल पर्पस नहीं है, आपके लिए, ताकि चीजें आपसे ऑर्गेनाइज रहें और कीवर्ड्स के बेसिस पर जो आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कीवर्ड्स के बेसिस पे जो आप प्रोजेक्शन करते हैं, उन सारी चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कीवर्ड्स को हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं ऑन पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये सीरीज चल रही है तो पूरी सीरीज में बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं। कीवर्ड्स को आपको कहां पर यूज करना है? टाइटल टैग में। सबसे पहली चीज, हमें टाइटल टैग में, जिसको हम पेज टाइटल भी बोलते हैं, इसमें हमें कीवर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स को यूज करना है। अब आप बताओ, जो मैं आपको प्राइमरी कीवर्ड और अभी सेकेंडरी कीवर्ड की बात कर रहा था, अब यहां पर आप बताओ ये प्राइमरी कीवर्ड यहां पर आना चाहिए या सेकेंडरी कीवर्ड आना चाहिए? प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। फिर पूछोगे आपकी सर सेकेंडरी कीवर्ड फिर कहां पर यूज होगा? हमने लिस्ट तो बना ली, हमें लगता है कि ये हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, तो अब हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को कहां यूज करें? देखो, जिस वक्त हम कंटेंट लिखते हैं ना, उस वक्त हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, H1 टैग हो गया, यहां पर हम प्राइमरी कीवर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया, टाइटल टैग में कीवर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, और कीवर्ड्स टाइटल टैग में होने कहां पर चाहिए? ठीक है, अगर टाइटल टैग हमारा 60 कैरेक्टर्स का है तो कीवर्ड कहां पर होना चाहिए? उसमें कीवर्ड होना चाहिए सबसे आगे, ठीक है, सबसे आगे। जैसे ये हमारा टाइटल टैग है तो इसमें स्टार्टिंग में, जितना स्टार्टिंग में कीवर्ड होगा उतना बेहतर रहेगा। सेम चीज हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए भी है, ठीक है। इन दोनों चीजों के लिए सेम चीज है कि स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड होना चाहिए, स्टार्टिंग में हमारा कीवर्ड होना चाहिए। और कीवर्ड कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। देन H1 टैग, H1 टैग के अंदर हमारी जो हेडिंग फर्स्ट टैग होता है, इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए। सीएमएस वगैरह जो होते हैं, सीएमएस वगैरह में क्या होता है, यानी कि वर्डप्रेस की अगर हम बात करें, वर्डप्रेस की सीएमएस की बात करें, तो वर्डप्रेस सीएमएस में होता है कि जो आपके ब्लॉग का टाइटल होता है वही H1 टैग हो जाता है, अदरवाइज आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, या प्राइमरी कीवर्ड कोशिश करें कि जो प्राइमरी कीवर्ड है वो H1 टैग में भी आए। अब एक ही प्राइमरी कीवर्ड नहीं होता है, 2 प्राइमरी कीवर्ड हमारे हो सकते हैं, सेम इंटेंट से मिलते जुलते, ठीक है। जो हमारे पेज का इंटेंट है उससे मिलते जुलते 2 प्राइमरी कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो एक को हमने टाइटल में यूज कर लिया, एक को डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिया, एक को हम लोगों ने यूज कर लिया, एक को टाइटल में, एक को डिस्क्रिप्शन में, और एक को H1 टैग में, या 2 में प्राइमरी का एक प्राइमरी कीवर्ड में से एक यूज कर लिया और H1 टैग में एक यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स को इनमें यूज कर सकते हैं। अभी आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि टाइटल टैग को किस तरीके से लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से लिखेंगे, H1 को किस तरीके से। अभी हम लोग कीवर्ड्स की बात करें कि कीवर्ड्स आप इन तीनों में रख सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज, लास्ट के 1-2 वीडियोस में मैंने आपसे थोड़ी सी बात करी हुई है इस बारे में कि कुछ होते हैं हमारे डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स और कुछ होते हैं हमारे इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स। तो जो हमारा H1 टैग है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूं। H1 जो टैग है ये हमारा
इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है। इनडायरेक्ट रैंक मतलब H1 के अंदर सीधे सीधे आप अपना कीवर्ड रख दोगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका जो वेब पेज है वो रैंक हो जाएगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। H1 टैग का स्पेशल पर्पस होता है, H1 टैग का पर्पस होता है कि आपके जो वेब पेज है उसको एक स्ट्रक्चर देना, ठीक है। वेब पेज किस बारे में, उसके बारे में बताना, ना कि उसके अंदर जो कीवर्ड है वो ये बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर, मतलब क्रॉलर को इस टाइप का इंफॉर्मेशन देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर इस पेज को रैंक कराना है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो आपके कंटेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता है। अब कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो याद है आपको इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग की मैंने बात की थी। जब कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो किस चीज में हेल्प होगी, तो हेल्प होगी इंडेक्सिंग में। जब इंडेक्सिंग में हेल्प होगी, जब सही जगह पर हमारा कंटेंट रखा होगा तो सही कीवर्ड्स के ऊपर हमारा कंटेंट ट्रिगर भी होगा। यदि जब यूजर आएगा सही कीवर्ड्स एंटर करेगा तो जिस इंडेक्स में रखा हुआ है हमारा कंटेंट, हमारा वेब पेज, वहां से गूगल उसको निकाल के देगा। रैंकिंग एल्गोरिथम भी उसमें यूज होगा और उसके बाद वो हमें वो रिजल्ट्स दिखाएगा यूजर को, ठीक है। तो जितनी प्रॉपर इंडेक्सिंग होगी, जितने अच्छी तरीके से हम गूगल को बता पाएंगे हमारे वेब पेज के बारे में, उतने अच्छी तरीके से गूगल भी यूजर को बता पाएगा। इन सारी चीजों हमने बात की, मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपसे मिस ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देन फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या हो गया, जैसे बोल्ड कर दिया आपने कोई टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स कर दिया, कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग आपने किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ कर दी, देन दैट इज एक्चुअली द फॉर्मेटेड टेक्स्ट। और उसमें आप अपना कीवर्ड रख सकते हैं, बोल्ड करके आप अपना कीवर्ड रख सकते हैं। देन आउटगोइंग लिंक्स, ठीक है। आउटगोइंग लिंक्स यानी कि जो आपके वेब पेज के ऊपर किसी अपनी ही वेबसाइट पे कहीं पर जा रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस पेज के लिए मैं आउटगोइंग लिंक्स की बात कर रहा हूं, ये एक पेज है, इसके लिए मैं आउटगोइंग लिंक्स की बात कर रहा हूं, यहां पर लिंक लगा हुआ आपकी वेबसाइट में कहीं पर जा रहा है, तो ये प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है आपका इस पेज के लिए, ठीक है। इस पेज को जिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के थ्रू आप रैंक कराना चाहते हैं, जिस इंटेंट के थ्रू रैंक कराना चाहते हैं, तो इस पेज के लिए आप कीवर्ड्स निकालेंगे तो यहां पर वो कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आउटगोइंग लिंक्स भी हो गए। देन यूआरएल में भी आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब यूआरएल का स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा अजीब स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग सब टाइप्स होते हैं यूआरएल में। जैसे डोमेन भी हो सकता है, सब डोमेन भी हो सकता है, फोल्डर नेम भी हो सकता है, पेज नेम भी हो सकता है, ठीक है। फोल्डर नेम भी हो सकता है और पेज नेम भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप यूआरएल में भी जो है आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड को। देन एल टैग को, अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो एल टैग को कंटेंट के ऊपर पूरा सेपरेट हम लोग बात करेंगे, कंटेंट में किस तरीके से हमको कीवर्ड्स यूज करना है, कितने गैप पे यूज करना है, कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों की। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको समझना है, जैसे मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दी कि आपको कीवर्ड्स पहले समझने हैं कि कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड्स भी होते हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होते हैं। और जो ये एलिमेंट्स हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिन एलिमेंट्स के अंदर हमको कीवर्ड्स को यूज करना है, हमें समझना होगा किस एलिमेंट के अंदर हमें प्राइमरी कीवर्ड को रखना है, किस एलिमेंट के अंदर हमको सेकेंडरी कीवर्ड को रखना है। और कीवर्ड रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने क्या अभी देखी कि कोशिश हमें ये करनी है कि एलिमेंट की शुरुआत में ही हम लोग कीवर्ड्स को रख दे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि आखिर कीवर्ड्स को हम कहां पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उन सारी चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे, किस तरीके से हम टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, H1 टैग किस तरीके से होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, आउटगोइंग लिंक्स, यूआरएल, ऑल टैग और कंटेंट का तो थोड़ा सा जो है लंबी वीडियो बनेगा। ऑल टैग का भी थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। जब हम ऑल टैग बात कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज फॉर इमेज, ठीक है। और ये पूरा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का सेपरेट मॉड्यूल है, या हम कहें जो सेपरेट सेक्शन है, सेपरेट लेक्चर है पूरा, ठीक है। अबाउट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स फॉर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग समझेंगे कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं टाइटल में, या टाइटल टैग को किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सेम हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो बेसिक वीडियो है ये, एक्चुअली बेसिक वीडियो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एक एक यहां पर इस वीडियो के अंदर जो बताया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फिर से बता रहा हूं, वीडियो जरूर बेसिक है, यानी कि कंटेंट जरूर बेसिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सो प्लीज डू वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक तरीके से मैंने यहां पर लिख रखा है, टाइटल टैग्स आर एन HTML एलिमेंट फाउंड इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML कोड ऑफ योर वेब पेज। कंट्रोल यू करके आप देख लेंगे, टाइटल सर्च करेंगे तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा आपका टाइटल, ठीक है। टाइटल टैग आपको दिख रहा है तो यहां पर ये टाइटल टैग आपको दिखाई देगा, ठीक है।
वैसे अगर सर्च इंजन और कहां कहां दिखता है, जैसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे हमें दिखाई देता है, जो ब्राउजर में ऊपर जो टैब ओपन होता है, जिस भी वेब पेज का टैब ओपन होता है उस टैब के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो ये 1 2 3 जगह हैं जहां जहां पर आप देखते हैं कि आपको टाइटल टैग दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो टाइटल टैग्स हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो उसकी बात करते हैं हम लोग। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं पहले। ठीक है, सो सबसे पहले जो एलिमेंट है दैट इज लेंथ। ठीक है, लेंथ को लेकर बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि आखिर जो टाइटल की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसको आप 50 to 60 के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, बट ये गारंटी नहीं है कि 50-60 आप कैरेक्टर्स के बीच में रखेंगे तो आपका जो पेज है वो टाइटल के बेसिस पर ही रैंक हो जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं। शॉर्ट टाइटल्स भी होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइटल्स भी रैंक करते हैं, लॉन्ग टाइटल्स भी रैंक करते हैं। एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी, वो ये यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिखा है वहां पर देखिए, आप जो ये टाइटल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप टाइटल देख रहे हैं इसमें आपको 3 डॉट्स दिख रही है। क्यों दिख रही है? बिकॉज यहां पर जो टाइटल की लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, और जब टाइटल की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी तो वो यहां पर जो स्पेस है उससे बाहर निकलेगा। ठीक है, और जब उससे बाहर निकलेगा तो पूरा कंटेंट यहां पर दिखेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो ये प्रॉब्लम को देखने को मिलेगी। अब ये चीज पूरा मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज थोड़ी सी ठीक नहीं है। क्योंकि जब यूजर, ये बातें मैंने कई बार बताई, आपको एक बार फिर से बता देता हूं क्योंकि यहां पर उसी टॉपिक की हम बात करें। जब यूजर अपना कीवर्ड एंटर करता है सर्च इंजन में और जो उसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के रिजल्ट दिखाई देते हैं, वहां पर जब उसे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है तो वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को जब पढ़ता है तो उसे इससे कोई ना कोई मीनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, उसे कोई ना कोई मीनिंग यहां से मिलनी चाहिए, वो इसको पढ़ के कन्विंस होना चाहिए। और ये जो हम कीवर्ड है, जो कीवर्ड की उसकी इंटेंट है, वो इंटेंट यहां पर होनी चाहिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आधी अधूरी सी बात रहेगी तो आप जो यूजर का कन्विंसिंग वाला पार्ट है आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप जो अपने टाइटल को लिखते हैं वो अपने टाइटल को आपको इस तरीके से लिखना है कि वो लिमिट जो है लेंथ की वो एक्सीड ना करे। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी, कीवर्ड्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स के लिए क्या है कि आपको शुरुआत में कीवर्ड्स को यूज करना है, यानी कि टाइटल के शुरुआत में, टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइटल के शुरुआत में आपको कीवर्ड्स को यूज करना है। थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो मैंने अलग अलग टाइटल्स का रिव्यू किया है, ठीक है, अलग अलग टाइटल्स का रिव्यू कह ले या अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर जब हम देखते हैं कोई वेब पेजेस रैंक करते हैं, तो जैसे 5 वेब पेजेस हम लोगों ने निकाल लिए वहां से। ठीक है, 5 वेब पेजेस निकालने का मतलब 5 वेब पेजेस के टाइटल डिस्क्रिप्शन निकाल लिए, उनकी कुछ एनालिसिस करी, कुछ कॉमन फैक्टर्स के ऊपर कि अच्छा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जिसको हम सर्च कर रहे थे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, ये कीवर्ड टाइटल में किस पोजीशन पर है। अगर टाइटल जो है फॉर एग्जांपल अगर टाइटल में 10 वर्ड्स हैं, ठीक है, और जो कीवर्ड है वो मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा जो कीवर्ड्स हैं वो या तो दूसरे वाले कीवर्ड्स हैं या तीसरे वाले कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं। ठीक है, 10 वर्ड्स का एक टाइटल है और उस टाइटल के अंदर कीवर्ड है और मैंने वो कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, तो वो जो टाइटल जिस पेज का भी था वो वेब पेज रैंक हुआ। तो अब जो वो कीवर्ड्स है वो शुरुआत में है। ठीक है, शुरुआत में हमने देखा कि 10 वर्ड का जो टाइटल उसमें या तो सेकंड पोजीशन पर है या तो थर्ड पोजीशन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 30% में, ये बात समझ में आ रही थोड़ी सी, फर्स्ट 30% में मैंने ज्यादातर एक्सपीरियंस किया कि कीवर्ड्स अगर फर्स्ट 30% में होंगे हमारी टाइटल में तो ज्यादा चांसेस हैं कि जो हमारा टाइटल है वो परफेक्टली कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, या बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ये है कि शुरुआत में आप जो अपने कीवर्ड्स को टाइटल में रखेंगे, शुरुआत में उनको फर्स्ट 30 में आप रखें। ठीक है, फर्स्ट 30 का मतलब क्या हो गया, अब अगर 9 वर्ड्स का कोई टाइटल है तो उनमें हमारा कीवर्ड कहां पर होना चाहिए, फर्स्ट 3 वर्ड्स में। ठीक है, जितने भी मैंने एनालिसिस करी आप भी देखिएगा, अलग अलग कीवर्ड्स एंटर करेंगे आप। ठीक है, फिर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, जो कुछ रिजल्ट्स हैं उनके आप एनालिसिस करेंगे। मैं बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस नहीं बता रहा हूं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां से हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात हो गई लेंथ की, बात हो गई कीवर्ड्स की। अब यहां पर मैंने देखो, यहां पर मैंने विंडो रखी हुई है 25% टू 40% की। ठीक है, अगर 10 वर्ड्स हैं तो पहले 4 में आप रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये जरूरी नहीं रख देंगे तो रैंक हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं, बट बेस्ट प्रैक्टिस हमें अडॉप्ट करनी है। देन नेक्स्ट थिंग इज
यूनिक टाइटल्स, हाँ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। शायद आप लोगों ने इस चीज को कभी मार्क किया हो तो इस चीज को देखा होगा आपने कि अगर आप देखें तो किसी भी पेज का टाइटल आपको कुछ दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल दिखा, एग्जांपल ही मैं मान लेता हूं एग्जांपल, और यहां पर लिख रहा है cap.com, ये मैंने एग्जांपल लिया, ये आपको एक टाइटल दिखा, ठीक है, इट्स अ टाइटल जो आपको दिखा। जब आप कंट्रोल यू करके जाते हैं इस पेज के सोर्स कोड के ऊपर जाते हैं और टाइटल टैग को ढूंढते हैं, तब आपको पता है क्या दिखा, तब आपको यहां पर दिखता है टाइटल, ठीक है, इस तरीके से मैं यहां पर लिखता हूं इसको, ये टाइटल और ये होम या होम पेज ऐसे, ठीक है, और ये टाइटल। एक्चुअली होता क्या है, जब वेबसाइट बनती है तो उसको बनाते हैं डेवलपर्स, और वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना या सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, ये एसईओ पर्संस का या डिजिटल मार्केटिंग पर्संस का काम होता है। तो जब वेबसाइट फ्रेश बन के आती है तब वो उसके अंदर टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते हैं कि उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है या सर्च इंजन के अंदर उन्हें उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रैंक कराना है। शुरुआत में तो ये चीज नहीं होती है ना, तो शुरुआत में अगर आपने ऐसा लिख लिया और ऐसी वेबसाइट को आपने लाइव कर लिया और वेबसाइट इंडेक्स वगैरह हो गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गूगल, आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस में गूगल क्या करता है, ये जो आपने टाइटल यहां पर लिखा है इसको रिप्लेस कर देता है अपने कुछ अलग टाइटल से, उसको जो भी ठीक लगता है उसके हिसाब से। अब ये टाइटल वो कहीं से उठा सकता है, ठीक है, वो आपके H1 से उठा सकता है, आपके कंटेंट से उठा सकते हैं, कहीं से भी, उसे जो भी लगता है कि इस वेब पेज के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल है वो उस टाइटल को रिप्लेस कर देगा, इस वाले टाइटल को, ठीक है, बिकॉज ये बहुत जनरल सा टाइटल है। तो यही पर आप, यही पॉइंट यहां पर लिखा है, आपको यूनिक टाइटल्स यूज करना है। अब यूनिक टाइटल्स का ये भी मतलब हो गया कि जो है आप सेम टाइटल को जो है अलग अलग वेब पेजेस के लिए नहीं यूज करेंगे। फॉर ईच एंड एवरी वेब पेज यू हैव टू डिजाइन, यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट टाइटल, ठीक है। देन यूज एक्शन वर्ड्स इन योर टाइटल। अब ये थोड़ा सा सीटीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप अपने सीटीआर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कुछ एक्शन वर्ड्स को, या जो आप लोग लैंग्वेज समझते हैं विच इज कॉल टू एक्शन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। गेट, टेक, बूस्ट, लर्न, मेक, गो, ये सारे हमारे कॉल टू एक्शंस है। नंबर्स को भी आप यूज कर सकते हैं, नंबर्स बहुत यूज होते हैं आजकल, ठीक है, और नंबर्स बहुत अच्छा इंपैक्ट भी डालते हैं, जैसे टॉप 10 स्ट्रेटजीज, ठीक है, टॉप 50 स्ट्रेटजीज, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी टाइटल में। और क्या हो सकता है, यहां पर आप देखें इस टाइप से भी आपने चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी। टाइटल्स एंड ब्रांडिंग बोथ आर इन सेम लाइन, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। जैसे यहां पर देखें वुडन हैंडीक्राफ्ट आइटम ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस, और ये बॉन्टून, और यही हमारी वेबसाइट भी है यहां पर, ठीक है। तो लोग इस टाइप से भी यूज करते हैं, दैट इज बिकॉज ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है, ठीक है, ये थोड़ा सा सीटीआर इंक्रीज करने के लिए होता है। इट इज नथिंग टू डू विद द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द एसईओ, ठीक है, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द एसईओ से कोई लेना देना नहीं है, या टेक्निकल एसईओ का मतलब यहाँ पर रैंकिंग से एक्चुअली है, ये रैंकिंग से लेना देना इसका कोई नहीं है। बट अगर आपने मेहनत करके रैंक करा दिया तो आपका अगला जो है पर्पस वो क्या होता है, हमारी वेबसाइट रैंक हो गई, अब हमें उसके ऊपर ट्रैफिक लाना है, ठीक है, तो रैंक हो गई। ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, ठीक है, 10 वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, बट हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक क्यों आएगा, ठीक है। अगर पहले पे है तब भी हम दूसरे की वेबसाइट पे, जो दूसरे नंबर पर वेबसाइट है, तीसरे नंबर पर वेबसाइट है, चौथे नंबर पर वेबसाइट है, उस पर भी ट्रैफिक जा सकता है, ठीक है। तो ये वो हथकंडा है, ठीक है, इनकेस ब्रांड पीछे यूज करी जाती है, ब्रांड यूज करी जाए ताकि लगे कि नहीं दे आर यूजिंग देयर ब्रांड और ये जेन्युइन है, ठीक है। आप पेपर फ्राई को देखेंगे और बहुत सारी जो आप वुडन हैंडीक्राफ्ट्स की वेबसाइट्स को देखेंगे, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट्स को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप से वो ब्रांड को पीछे यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज, बट ये ब्लॉग के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर द ब्लॉग, राइट, इट इज एक्चुअली फॉर द वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। देन ये तो बात हुई, हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी टाइटल के बारे में, ठीक है, और भी आगे चीजें आएंगी, सीरीज चल रही है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी और ज्यादा चीज देंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन को। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, देखो, डिस्क्रिप्शन इज अ 150 to 160 कैरेक्टर समरी दैट डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। इसके बाहर आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं सोचना है। शुरुआत में अगर आपसे पूछे डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो बस डिस्क्रिप्शन इतना ही, इससे बाहर आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यहां पर एग्जांपल है डिस्क्रिप्शन के, और यहां पर एक और चीज मैंने आपको बताई है, सपोज करते हैं कुछ शेयर्स होते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है द मेटा डिस्क्रिप्शन विल आल्सो ऑफन अपीयर व्हेन पीपल शेयर योर आर्टिकल्स अक्रॉस अदर वेबसाइट्स एंड सोशल चैनल्स। यहां पर आप देख रहे हैं, अगर यहां पर शेयर किया जाता है, हमारा जो आर्टिकल है वो शेयर किया गया, तो यू कैन इजिली सी यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है अलॉन्ग विद द वेबसाइट, ठीक है, अलॉन्ग विद द वेबसाइट यहां पर डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देता है, ठीक है, टाइटल भी दिखाई देता है, डिस्क्रिप्शन भी
दिखाई देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्क्रिप्शन हमारा शेयर होता है देन इन दैट केस हमें कुछ ऐसा एलिमेंट्स यूज करने हैं, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स यूज करने हैं जिसके थ्रू हम कॉल टू एक्शंस करवा सके। तो डिस्क्रिप्शन का अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन की जो कहानी है ना वो 50-50% चलती है, यानी 50% हम इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं फॉर द सर्च इंजन्स एंड 50% इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं फॉर द यूजर्स। और ये पर्पस यूजर्स के लिए क्यों करते हैं? सीटीआर इंक्रीज करने के लिए, सर्च इंजन्स में रैंकिंग्स इंप्रूव करने के लिए। चलिए कुछ एलिमेंट्स भी होंगे यहां पर, कुछ एलिमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। कीवर्ड्स, वही चीज स्टार्टिंग में रखनी है, ठीक है। शुड बी लेजिबल, रीडेबल कॉपी होनी चाहिए, ट्रीटेड एज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर वेब पेज, ठीक है। लेंथ शुड बी, यहां पर थोड़ी सी मैंने ऑप्टिमम ली हुई है, पहले मैंने वहां पर आपको 150 के अराउंड यहां पर लिया हुआ है, ठीक है, 155 के अराउंड, बट थोड़ा सा आप इसका स्कोप कम ज्यादा कर सकते हैं। 135 to 160 इज अ गुड लेंथ, राइट। देन कंसीडर यूजिंग रिच स्निपेट्स, रिच स्निपेट्स को आपको यूज करने आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहां पर एक एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैंने एक सर्च मारी यहां पर, बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली, बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली। अब जो मैंने चीजें अभी आपको पीछे बताई हैं, ठीक है, ब्रांड नेम टाइटल में लोगों ने यूज किया, उनको देखो आप, ठीक है, ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है। अभी एक्चुअली इस पीपीटी को लिखने से पहले मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली यहां पर दिया हुआ है, और यहां पर अगर आप देखो तो ये टाइटल है बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली, ठीक है। इस टाइटल में कीवर्ड है, ओवरऑल कीवर्ड लिख दिया, नो इश्यूज। अब ये क्या है? दिस इज एक्चुअली ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम है। अब बात करते हैं जरा डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन में देखो शुरुआत में ही डिस्क्रिप्शन को यूज कर दिया गया, जो हमारा कीवर्ड है उसको यूज किया गया डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट बर्गर्स। यूआरएल में मैंने आपको बताया था कि हम अपने कीवर्ड्स को यूआरएल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूआरएल में भी यूज कर सकते हैं, इसकी हम लोगों ने बात करी थी। ये देखो भाई, बेस्ट बर्गर्स दिल्ली, ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं बदलते हैं, ठीक है। कुछ भी हो, कितना भी आप देखो, कितना भी एडवांस एसईओ की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ होता है, एडवांस एसईओ होता है, बट विद एक्सपीरियंस वो आएगा। बट जब आप स्टार्ट करते हो एसईओ, इट इज द बेसिक दैट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। या आप नई वेबसाइट के ऊपर जब एसईओ करना स्टार्ट करते हो तो पहले तो बेसिक आएगा, उसके बाद एडवांस आएगा ना। तो बहुत गलती होती है, ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस चीज में होती है कि एडवांस्ड एसईओ। हम लोग भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को फेस करते हैं जो अरे सर हमको बेसिक एसईओ आता है, हमको एडवांस एसईओ सीखना है। बेसिक एसईओ ही अगर आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, इट इज द थिंग विच इज एडवांस्ड, ठीक है। बेसिक एसईओ ही एडवांस एसईओ है इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट इन अ करेक्ट वे, राइट। अगर सही तरीके से आप उसे अप्लाई करेंगे वही एडवांस एसईओ है, ठीक है। तो जो एडवांस एसईओ वो है क्या? वो है बेसिक एसईओ के साथ जो आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है ना, बेसिक एसईओ के साथ जो गलती आप करते हो, वो सारा जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वही कन्वर्ट होता है एडवांस एसईओ में। एनीवेज, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? वही सारे बेसिक्स, आप पांचों पॉइंट्स को जो है वो मैच कर लो, ठीक है। क्या कीवर्ड कहां होना चाहिए? टाइटल में होना चाहिए, है, शुरुआत में होना चाहिए, है, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, है। मैंने भी आपको क्या बताया, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग कीवर्ड्स ही रैंक करेंगे, ठीक है। जो लेंथ दी गई आप उतनी यूज करो तभी रैंक करेंगे। ये देखो शॉर्ट कीवर्ड, शॉर्ट टाइटल है वो भी रैंक कर रहा है, ठीक है। हमेशा लॉन्ग टाइटल्स ही नहीं रैंक करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट जो है टाइटल वो भी रैंक कर रहा है। मैंने आपको यूआरएल की बात बताई, देखो यूआरएल में भी है। तो ये बेसिक्स ही तो है, ये यहाँ कोई एडवांस नहीं। हाँ, ये तो मैंने 3-4 चीजें बताई, और मैंने शुरुआत में आपको बताया था ऐसे 200 फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बट एक एक करके ही तो चेक करते हुए चलेंगे आगे। एनीवेज, चलिए दूसरा भी यहां पर एक एग्जांपल है, वो भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उसको भी देखेंगे, उसको भी उसी चीज के ऊपर चेक करेंगे। मैंने एक कीवर्ड यहां पर एंटर किया था विच वाज मेटा डिस्क्रिप्शन, या आप कहो क्वेरी करी थी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो अभी आप देखो तो ये जो है हमारा पोजीशन 0, राइट, दिस इज एक्चुअली पोजीशन 0, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स दिख रहा है। अब ये क्या है? शॉर्ट टाइटल, हाँ ठीक है, डोमेन बहुत पुराना है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, बहुत विजिट्स हैं, ऐसे ही उसकी वैल्यू बहुत हाई होगी, ठीक है, फिर भी ठीक है, इस बात को मानते हैं हाई होगी, लेकिन चेक तो करेंगे इसका जो टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल है, इसको ऑडिट तो करेंगे, समझेंगे तो हाई है कि ये क्यों रैंक कर रहा है, ठीक है। देन ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन, यही हमारा कीवर्ड है। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन में भी सबसे पहले लिखा हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन। ना हो तो आप इसको अभी हिट करके देख लो अपने, ठीक है, अपने जो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जिसमें भी आप देख रहे हो, तुरंत आप हिट करो, गूगल पे जाओ, हिट करो, देखो,
और इस टाइप के और एग्जांपल्स एक्सप्लोर करो, देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जा रहा है, टाइटल कैसे लिखा जा रहा है। और एग्जांपल्स मैं दे दूंगा अभी आपको आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है, और लिख के भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, किस तरीके से सोच के आप लिख सकते हो उसको, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। देन यूआरएल पिछले वाले में लिया था, यहां पर भी देख लो, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा हुआ है, तो यूआरएल में मेटा डिस्क्रिप्शन है। हम लोगों ने बात करी थी डोमेन में कीवर्ड हो सकता है, डोमेन में कीवर्ड हो सकता है, हम लोगों ने बात करी थी जो है कैटेगरी पे कीवर्ड हो सकता है, हमने बात की थी पेज पे कीवर्ड हो सकता है, हमने बात की थी सब फोल्डर पे कीवर्ड हो सकता है। ये देखो भाई यहां पर कीवर्ड है, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक्स आपको लगते हैं कि बेसिक्स है बिकॉज आप उनकी एनालिसिस नहीं करते हो। आप जब 10, 20, 50 केसेस पे एनालिसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा बेसिक्स को किस तरीके से अप्लाई करते हैं या बेसिक्स से किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टाइटल डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं, छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता है, उनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो अभी मैं इस सीरीज में पहला टास्क आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस सीरीज का ये लगभग पहला टास्क है और वो ये है कि आपको क्या करना है, ऐसे जो टाइटल्स हैं, ऐसे जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उनको निकालना है, उनकी रिसर्च करनी, देखनी अच्छा ये इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहे हैं, ये टाइटल यहाँ पे, इसमें टाइटल में ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें डिस्क्रिप्शन में है, इसमें जो है यहाँ पर यूआरएल में है, कंटेंट में जाके देखना है, वहां पर है कोई इमेज है तो उसका आल्ट टेक्स्ट में देख लेना है कि क्या वहां पर कोई कीवर्ड है या उसका सिनोनिम है। तो ये थोड़े से आप वेरिएशन देखो, 10 एग्जांपल भी आप लोगे तो आप एक सॉलिड कंक्लूजन के ओर होगे और आप समझ जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो एक्चुअली एसईओ शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था ये सीरीज भी उन्हीं लोगों को डेडिकेटेड है जो एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को डेडिकेटेड है जो एसईओ स्टार्ट करें। बाकी अगर आप प्रो हैं एसईओ में देन ऑल्सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में जो आपको हेल्प करने वाली। किस तरीके से हम टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उससे ज्यादा आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होना चाहिए। और जो हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसको टेस्ट करेंगे या हम कहें उसको प्रीव्यू देखेंगे, उसका प्रीव्यू देखेंगे एक्चुअली वो किस तरीके से दिखता है। जो हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होगा और उस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के रिलेशन में जो हमारा फोकस कीवर्ड होगा या हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड होगा उनको जरा हिट करके भी देखेंगे, गूगल में सर्च कर भी देखेंगे कि किस तरीके से वो दूसरे रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। और उन रिजल्ट्स में जो टाइटल डिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं उन रिजल्ट्स में वो एलिमेंट्स हैं जिनको लेकर हमने अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है। तो थोड़ी सी इस चीज की एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं बट फिर से मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आपको WS क्यूब टेक की ऑफिशियल वेबसाइट वाला पेज दिख रहा है जो रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, ये जो पेज है ये क्या मैसेज दे रहा है। ये पेज मैसेज दे रहा है कि इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जोधपुर एक्चुअली, ठीक है, फ्रॉम अवर ऑफलाइन सोर्स, तो आपको उससे रिलेटेड यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग का उसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वो पेज है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम क्या चाहेंगे कि अगर कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन जोधपुर या कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन राजस्थान या अगर स्टेट लेवल की बात नहीं करें, जोधपुर की बात करते हैं, या लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जोधपुर या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, एसईओ ट्रेनिंग इन जोधपुर, लर्न एसईओ इन जोधपुर, इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं इनके ऊपर अगर कोई सर्च मार रहा है, सर्च कर रहा है फॉर जोधपुर, तो हम चाहेंगे कि हमारी जो ये वाला पेज है ये रैंक करे। यही तो हम चाहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हिट करते हैं, यहां पर मैं यहां पर हिट करता हूं लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जोधपुर, ठीक है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जोधपुर, और एंटर करता हूं मैं। अभी आप देखो हेयर इट इज, ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पर हमारा पेज टॉप पे, ठीक है। तो अब वो वाले एलिमेंट्स याद करो, ठीक है। आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है, बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना इस बात को कि ये जो चीजें हैं, ये जो हमारा कीवर्ड है, देखो लर्न डिजिटल मार्केटिंग, देखो यहां दिख रहा है कि नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, टाइटल में होना चाहिए, शुरुआत में होना चाहिए, दिख रहा है अपने को, ये देखो लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो जोधपुर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग जोधपुर ये आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो हमारा कीवर्ड है
वो शुरुआत में होना चाहिए। चलो अब इसी पेज के लिए, इसी पर्टिकुलर पेज के लिए मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, ठीक है। देखते हैं इस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को और इसको टेस्ट करते हैं, यानी कि इसका प्रीव्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है। और दूसरी बात, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा या एसईओ प्लगइन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब कभी भी किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं इस पेज के ऊपर आया हूं, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका पूरा प्रीव्यू टाइप का दिख जाएगा, ठीक है, पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। यहाँ पर जो स्निपेट इस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखेगी, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फर्दर आप इसको जो है एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट करने का पर्पस ये है कि जो भी आप यहाँ पर लिखोगे उसको थोड़ा सा यहाँ पर डाल के आपको देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप डाल के नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली ये दिखता कैसे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने क्या बताया था, जब यहाँ पर कोई सर्च करेगा उसके बाद ये चीज जो दिख रही है, ठीक है, ये चीज जो दिख रही है इसके साथ साथ यूजर की इंटेंशन भी जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली केवल दिखाना नहीं हमको ये चीज, ठीक है, दिखने के साथ साथ किस तरीके से दिख रही है, यूजर की इंटेंशन जो कीवर्ड के थ्रू थी वो है कि नहीं, इन सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। एनीवे, चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले जो मैंने यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा है इस पर्टिकुलर पेज के लिए, उसको देखते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, ठीक है, तो यहाँ से टेस्ट कर लो। नहीं है तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने एक यहाँ पर ये देखो निकाल के रखा हुआ है, पोर्टेंट्स SERP प्रीव्यू टूल। तो ये प्रीव्यू टूल टाइप का है। आप यहाँ पर जो है स्क्रीन साइज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बढ़िया चीज है कि आप डेस्कटॉप के लिए भी देख लो एक बार, आप एक बार जो है मोबाइल वर्जन के लिए देख लो। देन टाइटल, यहाँ पर आपको एंटर करने हैं टाइटल, ठीक है, और फिर नीचे यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन एंटर करना है, URL, ठीक है, यही सब तो होता है। यहाँ पर देखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देन बोल्डेड कीवर्ड्स आपको उठाना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है टाइटल, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जोधपुर। तो ये मैंने पूरा का पूरा जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो यहीं पर उठा के रख दिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जोधपुर, साथ ही साथ SEO कोर्स और ब्रांड नेम, यही मैंने आपको बताया था। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये है, प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड। अभी मैंने पूरी कहानी आपको बताई मैं क्या चाहता हूं अपने वेब पेज के लिए। ये कौन सा कीवर्ड है हमारा, ये है हमारा सेकेंडरी कीवर्ड, बात समझ में आई। ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, वो पहला वाला हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ये सेकेंडरी कीवर्ड, और ये क्या है, ब्रांड नेम। देखो इंपॉर्टेंट सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए है, सेकेंडरी कीवर्ड होना चाहिए है, ठीक है, ब्रांड नेम होनी चाहिए है, और साथ ही साथ ये इन जोधपुर लोकेशन वाला सेक्शन ये भी है, ठीक है, टाइटल में होना चाहिए। चलो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। यू सी, अब इस डिस्क्रिप्शन में क्या है, इस डिस्क्रिप्शन में CTR का एलिमेंट है, क्लिक थ्रू रेट का, कि अच्छा इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट टेलिंग। ये और एक्साइट कर रहा है और क्यूरियस कर रहा है कि अच्छा इस पेज पे क्या है या इस वेबसाइट पे क्या है। यानी कि यूजर अगर ये पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके चांसेस ज्यादा है कि वो जाके उसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, उस स्निपेट के ऊपर क्लिक करेगा, उस टाइटल के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, और देखने जाएगा कि पेज में क्या है। तो दैट इज व्हाट यू वांट, ठीक है। रैंक कराने के बाद CTR इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो इसकी आपको मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। चलो यहां पर हमने डाला इसको डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, या चलो इसका मैं दूसरा वेरिएंट भी बनाता हूं एक, थोड़ी सी आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। चलो यहां मैं लिखता हूं लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस, जस्ट लाइक दैट। मैंने एक सिंपल सा यहां पर लाइन लिखी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस, WScriptech इज अ लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एजेंसी इन जोधपुर। इन जोधपुर आ गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात हो गई, एजेंसी की बात हो गई, बिकम मास्टर इन SEO, SMO एंड SEM टुडे। ये 2 वेरिएशंस हैं, ठीक है, ये टाइटल है, ये 2 वेरिएशंस हैं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा रख के देखते हैं इसमें किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मैं लेता हूं पहले टाइटल, तो मुझे बार बार नहीं चेंज करना है, तो मैं टाइटल यहां पर ले लेता हूं। ये टाइटल हो गया, ये देखो किस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको लगता है सही दिख रहा है देन वेल एंड गुड है, ठीक है। आप चाहो तो ये पाइपलाइन हटा के आप यहाँ पे ये चीज लिख सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, बट पाइपलाइन इज गुड, पाइपलाइन भी आप यूज कर सकते हो, इट्स गुड, ठीक है। देख रहे हो ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जोधपुर, अब ये मैं हटा दूं तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट टाइटल्स और लॉन्ग टाइटल्स दोनों ही रैंक करते हैं, बट शुरुआत में जब आप वेबसाइट नहीं बनाते हो तब आप ये सोचते हो कि यार एक दो जो है सिनोनिम्स या फोकस कीवर्ड्स हम अपने, या प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स हम एंटर कर दें थोड़े ऑन अ सेफ साइड। बट इसका
उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है कि आप सोचो इसके थ्रू हमारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, इसी के थ्रू हमारी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हो आप, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन जोधपुर WS क्यूबटेक, ये लिख दिया मैंने। इससे पहले क्या लिखा हुआ था, ये। ठीक है, परफेक्ट। तो ये मैं ले लेता हूं, दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे लिए। अब देखो ये दिख रहा है हमें, ठीक है, और यहां पर हमें URL भी एंटर करना है। ठीक है, ओके, उससे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। तो ये लो मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। देखो इसको मैं पहले कॉपी करता हूं, बेसिक वाले को, और इसको यहां एंटर करके देखो, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस, ये एक आपको दिख रहा है। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। ठीक है, इसी के पैरेलल मैं एंटर कर लेता हूं दूसरा भी। ठीक है, एंड देखो ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस के साथ है। ठीक है, इसको ही सेलेक्ट रखते हैं हम लोग, यहाँ पर वापस एंटर करता हूँ। ठीक है, और यहां पर मैं ये वाला लेता हूं। इट इज जस्ट बिकॉज देखो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है ये, एंड बहुत कुछ टेक्निकल नहीं कह सकते इसको। ठीक है, बिकॉज जो टेक्निकल पार्ट है वो हम लोग कर चुके। ठीक है, टेक्निकल पार्ट इन द सेंस ये हम लोग देख चुके कि कीवर्ड्स हमारे कहां पे होने चाहिए, और मैंने आपको समझाया भी। देखो प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, ब्रांड नेम। ठीक है, अब ऐसे तो समझ में नहीं आता है कि प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड है, ब्रांड नेम है, बट आपको जब नॉलेज होती है तब आप चीज से रिलेट कर पाते हो, आप समझ जाते हो कि ये प्राइमरी कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड है। एनीवेज, तो अब देखो ये देखो, वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये एक आप देखो यहां पर जो प्रीव्यू दिख रहा है और एक ये जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है, इन दोनों में कंपैरिजन करोगे, फॉर मी ये वाला ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर दो ये जो है डिस्क्रिप्शंस मेरे सामने हो, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, या अगर मैं खुद को भी एज अ यूजर रखूं, तो मेरे ज्यादा चांसेस हैं कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। बिकॉज यहां पर आप देखो, वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अ डायरेक्ट कॉल टू एक्शन, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इट्स अ डायरेक्ट कॉल टू एक्शन, वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, ये भी गलती होती है कि डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी लोग जो है मार्केटिंग टर्म्स को यूज करने लगते हैं। मैं बताऊं आपको, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। जैसे मैं यहां वापस टाइप करता हूं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, जोधपुर नहीं टाइप कर रहा हूं इस बार, लर्न डिजिटल मार्केटिंग केवल टाइप कर रहा हूं। ओके, ये जोधपुर रिमूव कर देता हूं यहां से, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ओके, यहां पर अभी ऐड नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको ऐड शो करना चाहता हूं, क्योंकि ऐड में एक्चुअली वो मार्केटिंग के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनरोल नाउ, ऑफर्स नाउ, 10+ मॉड्यूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ये क्यों नहीं लिखना चाहिए? आप कहोगे कि इसको देखे तो सर CTR बहुत बढ़ जाएगा, बहुत CTR बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम सर्च इंजन्स के साथ साथ यूजर्स के लिए भी लिखते हैं, और यूजर्स के साथ साथ सर्च इंजन्स के लिए भी लिखते हैं। ठीक है, एक चीज के ऊपर आप नहीं कर सकते, ये दोनों के लिए। ठीक है, ये दोनों के लिए। आप मेरे को बताओ, क्या हम ऐड सर्च इंजन्स के लिए लिखते हैं? नहीं, ऐड हम सर्च इंजन्स के लिए नहीं लिखते हैं। ऐड को रैंक कराने का मैकेनिज्म अलग है। ऐड को रैंक कराने का मैकेनिज्म है क्वालिटी स्कोर, बिडिंग, ये सारी चीजें। ऐड को रैंक कराने का मैकेनिज्म सर्च इंजन के क्रॉलर को कोई इंफॉर्मेशन देना नहीं है। लेकिन यहां डिस्क्रिप्शन में क्रॉलर को इंफॉर्मेशन देना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें क्रॉलर को इंफॉर्मेशन देनी। काहे की इंफॉर्मेशन देनी है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के थ्रू? इस चीज की कि हमारा पेज किस बारे में है। बात समझ में आई? इस चीज की हमें इंफॉर्मेशन देनी कि हमारा पेज किस बारे में। अब आप लिख रहे हो 10+ मॉड्यूल्स, इनरोल नाउ, ठीक है, बेस्ट फैकल्टी, ऑल दोस थिंग्स। क्या ये आपको छोटी छोटी चीजें, मार्केटिंग एलिमेंट्स नहीं लग रहे? तो मार्केटिंग एलिमेंट्स नहीं यूज करने, हमें एक नेचुरल लैंग्वेज यूज करनी है जो ये जस्टिफाई करे कि हमारे पेज में क्या है। परफेक्ट, समझ में आया? हमारे पेज में क्या है, ये चीज जस्टिफाई करे। हमें ये नहीं जस्टिफाई कराना है कि आओ हमारे ऊपर क्लिक करो, तुरंत ही क्लिक कर लो हमारे ऊपर। पहले तो हमें ये जस्टिफाई करना है, रैंक कराने के बाद जो हमें CTA के एलिमेंट्स डालने वो ये हैं, इस टाइप के CTA के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जो मैंने अभी आपको बताया वो ये था कि हमारे जो कॉल टू एक्शन वो इस तरीके से होने चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, देखो इसको ऐसे ही करते हैं यहां पर, और मैं इसको रिमूव करता हूं, एंड एडवांस SEO कोर्स या एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड 10+ मॉड्यूल्स। ठीक है, बेस्ट इन टाउन, राइट, बेस्ट इन टाउन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी,
राइट, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 10+ मॉड्यूल्स, और भी कुछ लिख सकते हैं, 100+ आवर्स ऑफ लर्निंग, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, 100+ आवर्स ऑफ लर्निंग। ये क्या है? दीज आर ऑल एलिमेंट्स जो ऐड में होते हैं, ठीक है। ये अगर आप लिखोगे तो इससे सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी आपके पेज के बारे में, तो आपके मार्केटिंग एलिमेंट्स, तो इनको नहीं यूज करना है। जो हम लोगों ने पहले यूज किया था, ठीक है, यहां पर ये जो चीज हम लोगों ने पहले यूज करी है, जो यहां पर लिखी हुई है हम लोगों ने, इट इज बेस्ट, ये ठीक है। बात समझ में आई? चलो थोड़ा सा और ऑडिट करते हैं, जो हम लोगों ने लिखा उसी को ऑडिट करते हैं। तो ये तो परफेक्ट है, टाइटल आपको समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन भी आपको समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि मैं इस चीज को प्रेफर कर रहा हूं, ठीक है, जो यहां पर हम लोगों ने लिखी थी पहले क्वेश्चन मार्क के साथ, मैं उस चीज को प्रेफर कर रहा हूं, उसमें सीटी है। तो अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया, मार्केटिंग एलिमेंट्स नहीं यूज करने, ये भी समझ में आया आपको, ठीक है। बट इसका स्निपेट प्रीव्यू जरूर लेना है आपको, ठीक है, इसका प्रीव्यू जरूर लेना है आपको, ठीक है। सो यूआरएल आप एंटर करोगे तो थोड़ा और अच्छी तरीके से दिखने लगेगा। यूआरएल आपका यही है, देखो बेसिक सा, ये हम लेते हैं यहां पर, और यूआरएल में एंटर करता हूं। बोल्डेड कीवर्ड्स मैं ले लेता हूं, जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मैं बोल्ड कर देता हूं एक बार इसको, बोल्डेड कीवर्ड्स, ठीक है। यू सी ये देखो यहाँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग बोल्डेड हो गया, ठीक है। दिस इज समथिंग बेसिक, इफ यू कैन रिमूव दिस आल्सो, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अभी हम लोग जो देख रहे थे टाइटल, आप यहां पर भी अगर आपके पास जो है योस्ट है तो आप यहां पर बट डाल के उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार स्क्रीन चेंज करके देखते हैं, ठीक है। और फोन के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो लेट्स डू इट फॉर आईफोन, राइट। देखो अब ये आईफोन में ये चीज जा रही है, ठीक है। तो इनकेस अगर आपको लगता है, ठीक है, इनकेस यहाँ पर ओके, यहाँ पर कुछ ये मेटा डिस्क्रिप्शन रिमूव हो गया, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, नो इश्यूज, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, रिमूव हो गया था वहां से वो, ठीक है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस, ठीक है। अब ये चीज तो ठीक दिख रही है, बट ये थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इन केस अगर आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, बिकॉज मोबाइल पे आजकल ब्राउजिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इंपॉर्टेंस अगर आपको पता होगी, प्राइमरी कीवर्ड की इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी कीवर्ड की इंपॉर्टेंस, ये कीवर्ड जो है हमारे पेज में है कि नहीं, चलो देखते हैं। ये लो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो अब देखो एक और मैं बात बताऊं आपको, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, गूगल इन सबको समझता है कि ये सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है। वो अब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करता है कीवर्ड, वो तो एक कीवर्ड के इंटेंट से आप समझ जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये पेज भी उसी के बारे में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पेज भी पूरा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो इस टाइप के जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनसे रिलेवेंसी भी जस्टिफाई होती है, ठीक है। तो क्या करना है अभी आपको, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको भी टास्क दिया था, अभी फिर से मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आप जैसे यहां पर मैंने कीवर्ड लिया था, तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग आप एंटर कर करके देख लो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एंटर कर करके आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने क्वेश्चन मार्क यूज किया है, ईगर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, यहां पर क्वेश्चन मार्क और सीटीए यूज किया है, ठीक है। तो परफेक्ट है ना ये, ठीक है। लेट्स सी, ऐड नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको वो मार्केटिंग वाले एलिमेंट्स दिखा देता है यहाँ पर, वेट इस वक्त ऐड नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, गूगल एड्स कोर्स ये एंटर करता हूं मैं, लेट्स सी कोई ऐड दिखता है, हियर इट इज, परफेक्ट। अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर, ये एक सेंटेंस है, स्टार्टिंग एट 360, ये दूसरा सेंटेंस है, न्यू ईयर सेल इज ऑन नाउ, ये तीसरा सेंटेंस है, न्यू ईयर सेल पर 90% तक की छूट, ये एक चौथी चीज है, एलिमेंट है, डाउनलोड टू योर फोन। अब देखो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इनसे हम कुछ गूगल के सर्च क्रॉलर को नहीं बता पाएंगे, ठीक है। गूगल के आर्टिफिशियल सिस्टम को, गूगल एल्गोरिथम को कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी नीचे है क्या कोई, ऊपर तो एक ही है, ठीक है। एंड हियर आवर वीडियो आल्सो रैंक्स ऑन गूगल एड्स कोर्स, परफेक्ट। सो यहां पर भी है, देखो अब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है, देखो ऑटोमेटेड गूगल एड्स, ट्राई और फ्री सर्विस, ये इग्नोर करना है, ठीक है। देखने में जरूर अच्छे लगते हैं, वो बिगिनर से गलती करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, बट दीज आर प्योर मार्केटिंग एलिमेंट्स और मार्केटिंग थिंग्स, लाइक राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इंपॉर्टेंट चीज जो टास्क मैंने बताया, आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आपको होगी। एक बार में यू कैन नॉट राइट अ सुपर डुपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन, एक परफेक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन एक बार में नहीं लिख सकते, यू हैव टू गो थ्रू सम थिंग्स, राइट।
और इसमें अभी मैंने जो है कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट नहीं इंक्लूड किया है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस, what steps you should take while writing title and description. Actually, I'm not doing any keyword research over here, but it's again a part of title and description also. ठीक है, जब keyword research आप करेंगे उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपने प्राइमरी कीवर्ड्स या सेकेंडरी कीवर्ड्स एंटर करेंगे। ठीक है, बट कीवर्ड रिसर्च इज नॉट ओनली द थिंग जो केवल कीवर्ड प्लानर के थ्रू की जाए, टूल्स के थ्रू की जाए। आई कम टू दैट पार्ट आल्सो। मैं उस पार्ट के ऊपर आगे आने वाली वीडियोस में आपसे बात करूंगा, उसको समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, फॉर नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के बारे में हम सभी को पता है कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है, हमारा कोई ब्लॉग है, तो वो मोबाइल फ्रेंडली होना कितना जरूरी है। आज के टाइम में अगर हमारा ब्लॉग आ रहा है, हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो डेफिनेटली हमें रैंक कराने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको गूगल का एल्गोरिदम, गूगल का सिस्टम बहुत प्रायोरिटी पे रखता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले, जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं एसईओ, हम लोग सीखना शुरू करें, ऐसे में हमें पता होना चाहिए किस किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट या हमारा वेब पेज जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। और वेब पेज या वेबसाइट की बात नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, देखो हम अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस को नहीं रैंक कराते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी वेबसाइट के कुछ पेजेस को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, तो उनका कोड भी कंप्रेस होना चाहिए। आई मीन टू से कि कोड तो हमारी पूरी वेबसाइट का ही कंप्रेस होना चाहिए, बट स्टिल हमें देखते हैं कि हमारे एक जो इंडिविजुअल पेजेस हैं उनके भी कोड्स कंप्रेस्ड होने चाहिए। जिन पेजेस को हमें रैंक कराना है, ठीक है, उन पे ऊपर हमें और ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनका हमें स्पेशल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब हम मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करते हैं। देखो, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करने का एक तरीका ये है कि कुछ हम मैनुअली चीजें करें। मैनुअली मतलब हम वेबसाइट के ऊपर जाएं, ठीक है, ब्राउजर को छोटा बड़ा करें और देखें वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, अलग अलग स्क्रीन साइज में फिट हो पाती है कि नहीं हमारी वेबसाइट। ये तरीका है गया। देन हम मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट कर सकते हैं जो गूगल के टूल है उसके थ्रू। तो वो ये 2-3 तरीके हैं आपके पास जिसके थ्रू आप मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। एक तो जैसे मैंने कमेंट्स पे देखा था, बहुत सारे लोगों को कमेंट आते थे कि सर 2 वीडियोस शुरुआत में आते थे, अभी 1 वीडियो है सर, प्लीज़ दोबारा 2 वीडियो शुरू करें। गाइज, हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपको दे सकें, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम अभी थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आई ट्राई कि मैं एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूं। तो फॉर नाउ मैं नहीं कह सकता कि जो है 2 वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। साथ ही साथ जो इंग्लिश का चैनल है उस पर भी अभी जो है वीडियो नहीं जा रहे, बट जल्दी ही 2-4-5 दिन में मैं उसके ऊपर भी वापस जो है वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज में। जो भी व्यूअर्स इंग्लिश लैंग्वेज में सेम वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली जो हमारी सीरीज है, एसईओ की जो सीरीज चल रही, उसी को मैं इंग्लिश में, सेम वीडियोस को इंग्लिश में मैं उस चैनल पे डालूं जो हमारा इंग्लिश का चैनल है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, बहुत से लोगों का कमेंट था। दूसरा कि बहुत से लोगों के डाउट्स रहते हैं, कुछ कमेंट्स रहते हैं जो वो वीडियोस के नीचे करते हैं। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो वीडियो से इररिलेवेंट भी कमेंट्स होते हैं। तो गाइज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बात बताऊं कि मेरा जो अभी इस एसईओ की सीरीज चल रही, इसमें अभी किसी वीडियो के नीचे मैंने 1-2 कमेंट्स देखे थे, वो थे एनालिटिक्स से रिलेटेड। गाइस, एनालिटिक्स की सीरीज ऑलरेडी बन चुकी है, 20-22 वीडियोस की सीरीज है। तो अगर आप उस सीरीज को देखेंगे तो वो आपके इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियोस के थ्रू मैं उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकूं। गाइज, रियलिटी इसकी, देखो, अगर आप कोई बड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे आपकी कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम है, वो वेबसाइट की प्रॉब्लम अगर आप हमें बताएंगे कमेंट में, तो आई कैन नॉट रिजॉल्व दैट। ठीक है, उसको मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कमेंट में मैं रिप्लाई करके नहीं रिजॉल्व कर पाऊंगा। एंड ट्रूली स्पीकिंग, थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होने की वजह से कमेंट्स देखना तो थोड़ा सा बन जाता है, इजीली हम देख लेते हैं, बट उसको जो कस्टमाइज करके मैं कहूँ पर्सनली उसका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जल्दी कोशिश करेंगे कि जो बड़े डाउट्स हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इससे हेल्प हो सकती है, उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, और मैं बनाता भी रहता हूं। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी जो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बताना चाहता था।
ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो जो सबसे पहली चीज है मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करना और हमारी वेबसाइट जो है वो अलग अलग स्क्रीन के ऊपर यानी अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्स करे, इस चीज को चेक करना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में जैसे आपका ब्राउजर है, ठीक है, तो एक बार तो आप ब्राउजर के साइज को जो है ना इस तरीके से छोटा बड़ा करके देखें, ठीक है, और प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली इसको देखें कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वेबसाइट के ऊपर, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा एक मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इंस्पेक्ट टूल में जा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई में डाल सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको एक डिवाइस टूल बार दिख रहा होगा, ठीक है। तो डिवाइस टूल बार के ऊपर आपको जाना है, ठीक है, ये डिवाइस टूल बार के ऊपर आपको जाना है और यहाँ से आप अलग अलग डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्सल 2, जैसे ये देखिए पिक्सल 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स गड़बड़ हैं या नहीं गड़बड़ हैं, या मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है, हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। देखो होता क्या है, कई बार मोबाइल के ऊपर कोई जो एलिमेंट्स होते हैं इतने छोटे हो जाते हैं या इतने पास पास हो जाते हैं कि हम उन पर क्लिक्स ही नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें यूजर एक्सपीरियंस खराब करती हैं और साथ ही साथ गूगल के एल्गोरिथम को, गूगल के सिस्टम को, उसके क्रॉलर को, जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो समझ जाता है, ठीक है, वो समझ जाता है कि आपके एलिमेंट्स इतने पास पास है। जैसे ये फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, ये एलिमेंट्स बहुत पास पास है, तो उसको समझ में आ जाता है एलिमेंट्स पास पास है, यहाँ पर यूजर क्लिक नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली और ये यूजर का एक्सपीरियंस को खराब करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैनुअली चेक करनी है, इन सारी चीजों को देखना है, ठीक है, और उनको रिमूव करने की कोशिश करना है। इसके अलावा टूल्स भी होते हैं, टूल्स के थ्रू भी आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है, टूल थ्रू भी आप चीजें कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर आप जाएं और सीधे जो है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट आप यहाँ पर सर्च करें, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली पहला वाला ये जो है इसको सेलेक्ट कर लें आप लोग, ठीक है, गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। कोड के बेसिस पर कोड डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो पेज है वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। देन यूआरएल डाल के आप कर सकते हैं, तो मैं यूआरएल डाल के करता हूँ, ठीक है। मैं होम पेज को यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं टेस्ट यूआरएल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड इट्स एनालाइजिंग, ठीक है, कार्स, लेट्स सेलेक्ट कार्स, ठीक है, इट्स एनालाइजिंग, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट, फ्यू सेकेंड्स, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आपको बस यही चेक करना है कि आपका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो फॉर बिगिनर्स, शुरुआत में जो लोग हैं उनके लिए मस्ट है कि वो मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जरूर करें, ठीक है, वो मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट जरूर करें। बिना मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के आपके लिए गूगल के नज़र में रेपुटेशन बनाना बहुत मुश्किल, रेपुटेशन इन द सेंस कि उसके एल्गोरिदम, जो उसका एल्गोरिदम है वो अब जो मोबाइल फ्रेंडली वेब पेजेस हैं उनको बहुत प्रायोरिटी देता है, मोबाइल फ्रेंडली जो वेबसाइट्स हैं उनको बहुत प्रायोरिटी। देखो होता क्या है, क्योंकि गूगल के पास अलग अलग क्रॉलर है, गूगल के पास एक क्रॉलर है जो स्मार्टफोन ओरिएंटेड है, ठीक है, एक बॉट है जो स्मार्टफोन ओरिएंटेड है, ठीक है। वो बॉट जब आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो वो बॉट अपने हिसाब से चेक करता है, वो बॉट अपने हिसाब से चेक करता है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से है कि नहीं। देखो यहाँ पर मोबाइल जो हमारा ये जो एक्चुअली पेज है ये मोबाइल फ्रेंडली दिख रहा है आपको। यहाँ पर कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो भी आपको दिख रहा है, ये रेंडर्ड पेज है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। देन HTML जाएंगे तो HTML दिख रहा है, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट्स थे हमारे, ठीक है, ये इश्यूज थे यहाँ पर, अलग अलग आपको इश्यूज दिख जाएंगे। पेज पार्शली लोडेड है। देन देखो यूजर एजेंट, मैंने बताया ना आपको गूगल के पास अलग अलग बॉट्स हैं और ये स्मार्टफोन बॉट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। देन यहाँ पर कुछ जो भी स्क्रिप्ट्स है और उससे रिलेटेड इश्यूज हैं जो लोड नहीं हो पाए वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज जरूरी नहीं कि मोबाइल के ऊपर सारी चीजें लोड हो जाएं, कुछ चीजें डेस्कटॉप के ऊपर ही लोड होती, कुछ चीजें मोबाइल के ऊपर नहीं लोड हो पाती। तो दीज आर द सम इश्यूज, कुछ CSS वगैरह की चीजें होती है, स्क्रिप्ट जनरली ऐसा होता है जो नहीं लोड हो पाती, ठीक है। जेएस से कुछ अगर जेएस कंसोल के कुछ अगर एरर होते, कुछ मैसेजेस होते तो वो भी आपको यहाँ पर दिखते। लेट्स क्लिक वन, यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक दिख रहा है माइग्रेट इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप शुरुआत में चेक कर सकते हैं, शुरुआत में आप चेक कर सकते हैं, बट रियलिटी में आपको इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताना है यहाँ पर, ठीक है। टूल्स तो प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है, वो कुछ पैरामीटर्स को, कुछ चीज़ों को चेक करते हैं। यू कैन नॉट से कि 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, बट टूल्स यूज़ करने और साथ ही साथ इसको भी नहीं इग्नोर करना है, आपको देखना है। एलिमेंट्स वगैरह जो आप एक्चुअली नेकेड आई से देखते हैं वही सारी चीज़ें मैटर करती है, बिकॉज यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस की बात है, यूज़र की विजिबिलिटी की भी बात है, ठीक है, विजिबिलिटी कैसी यूज़र की, इन सारी चीज़ों की बात है। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा ये छोटा तो नहीं दिख रहा है, बड़ा तो नहीं दिख रहा है, मोबाइल पे कौन सा एलिमेंट किस तरीके से दिख रहा है, ऑल दोस थिंग्स, यही सारी चीज़ें मोबाइल फ्रेंडली होती हैं। हम यहाँ पर अभी पेज स्पीड की बात नहीं करें, थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में मत रखिएगा, यहाँ पर हम मोबाइल फ्रेंडलीनेस की बात करें, ठीक है।
H1 टैग के बारे में। H1 टैग को लेकर मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूं। एक तो ये जिसमें हम बात करेंगे H1 टैग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ी बहुत इन सारी चीजों की बात करेंगे। सेकंड वाला जो वीडियो होगा वो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होगा, इसमें हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम H1 टैग लिख सकते हैं और भी जो H1 टैग से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा H1 टैग। इससे पहले हम लोगों ने कुछ इंटीग्रेशंस की बात करी, कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन जो होते हैं उनको ही मैंने आपको करके दिखाया। तो अभी हम लोग बात करेंगे H1 टैग क्या है और किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है H1 टैग के बारे में या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर हम लोगों से पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आंसर करूंगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं जो हमारे जो एक्चुअली H1 टैग होता है, इट्स एन HTML टैग दैट इंडिकेट्स अ हेडिंग ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, तो हेडिंग एलिमेंट को शो करने के लिए वी एक्चुअली यूज H1 टैग, लेकिन हेडिंग एलिमेंट को शो करने के लिए केवल H1 टैग नहीं होता, यहाँ पर 6 हेडिंग टैग्स होते हैं विच आर लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ पर आप देखो H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, HTML में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और वेब पेज के ऊपर हमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो H1 टैग हम किस लिए यूज करते हैं? H1 टैग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने कंटेंट के बारे में क्रॉलर को बता सके हमारा कंटेंट किस चीज के बारे में है और हमारे कंटेंट का जो एक स्ट्रक्चर है वो भी क्रॉलर को पता चल सके। ठीक है, कि हमारा कंटेंट किस स्ट्रक्चर में है। शुरुआत में हेडिंग H1 है, देन उसके बाद कुछ हमारा कंटेंट होगा, देन H2 हेडिंग होगी, उसके बाद कुछ कंटेंट होगा, तो उसको पता चल जाता है कि कौन सा कंटेंट कहां पर है, उसका एक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हो गया हमारा HTML सिंटेक्स। एक्चुअली H1 का जो या जो बाकी H2, H3, H4, H5, H6 जो हमारी हेडिंग टैग्स हैं उनका ये हो गया HTML सिंटेक्स। और एक्चुअली वेब पेज पे किस तरीके से दिखती है वो ये। तो आप देखो इसका विजुअल ओरिएंटेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपकी H1 हेडिंग्स होती हैं वो सबसे बड़ी दिखती हैं, देन उसके बाद आप देखोगे तो साइज डिक्रीज होता जाता है। तो इसी तरीके से जो वेटेज है वो प्रायोरिटी है वो भी गूगल क्रॉलर की नजर में रहती है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वो H1 को देता है, उसके बाद H2 को, फिर H3 को, फिर H4 को, फिर H5 को और फिर एट लास्ट में वो H6 को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको समझने में हेल्प करने वाले हैं कि H1 टैग्स एक्चुअली होते क्या है। H1 टैग्स आर यूजुअली द मोस्ट विजुअली नोटेबल कंटेंट ऑन द वेब। तो आप इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी नोटेबल कंटेंट ऑन योर पेज, ऑन योर वेब पेज। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सबसे क्लियर सबसे पहले जो दिखता है, यानी कि आपके पेज के ऊपर लैंड होने के बाद जब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिखता है यूजर को, उसके बाद जब वो उसके ऊपर क्लिक करता है और उसके बाद वो आपके वेब पेज के ऊपर आता है, आपके पेज के ऊपर आता है, उसके बाद पेज के ऊपर सबसे पहला और सबसे जरूरी जो एलिमेंट उसको दिखाई देता है, जो नोटेबल एलिमेंट उसे दिखाई देता है, वो होता है हमारा H1। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यूज ओनली वन H1। इसको लेकर बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि हमें एक H1 टैग यूज करना चाहिए या एक से ज्यादा H1 टैग यूज करना चाहिए। देखो H1 टैग क्या होता है? H1 टैग क्रॉलर को एक्चुअली कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज, कि आपके पेज किस बारे में, आपका पेज किस निश से है, किस बारे में है, क्या चीजें आपके पेज के ऊपर हैं, क्या चीजें आपके वेब पेज के ऊपर हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारा H1 टैग। अब जैसे आपने ये लिखा, एक H1 टैग आपने ये लगाया और यहां पर आपने कोई इंफॉर्मेशन लिखी, कुछ भी लिखा, आपने हेडिंग लिखी, सपोज करते हैं। ठीक है, यहां पर आपने हेडिंग लिखी ये H1 के अंडर, उसके बाद आपने फिर एक H1 बना दिया। ठीक है, तो ये होगा क्या? प्रायोरिटी तो वो इसी को देगा, क्रॉलर जो होगा वो प्रायोरिटी इसी को देगा, लेकिन फिर भी जो वेटेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो वेटेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको केवल एक ही H1 टैग यूज करना है, एक ही H1 टैग मोर देन इनफ है। ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। देन द H1 शुड बी फ्रॉम 20 to 70 कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर लिमिट से आप इसको देख लीजिए। यूज अ फोकस्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड इन योर H1। ये भी बहुत पूछा जाता है कि क्या हम कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं H1 में। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करें H1 में, बिकॉज दे आर लाइक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जो लॉन्ग हमारे H1 जो लॉन्ग टेल हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस की तरह होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करेंगे H1 में तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। देन आंसर यूजर इंटेंट विद योर H1। अब यूजर इंटेंट विद योर H1 का क्या मतलब हो गया कि आपकी जो H1 की लैंग्वेज वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो यूजर की इंटेंट है उससे अलाइन हो सके। अब इस बारे में मैंने पहले ही बात करी, टाइटल भी आपका इसी चीज को फोकस करता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है वो अभी आपका इसी चीज को फोकस करता है, और H1 भी
इसी चीज को फोकस करता है। तो ये थोड़ा सा यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। H1 टैग जो हमारे होते हैं वो यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अब ये आंसर यूजर इंटेंट का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने बताया यहां पर 10 टिप्स टू मास्टर गूगल एड्स, समथिंग वेरी रैंडम आई एम राइटिंग गूगल एड्स फॉर एग्जांपल, ऐसे मैंने लिख दिया 10 टिप्स टू मास्टर गूगल एड्स, या यहां पर लिख सकते हैं 10 ट्रिक्स टू वर्क विद गूगल शीट्स, ओके, और लाइक दैट हाउ कैन यू रन योर यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो आपको स्टेटमेंट्स दिख रहा है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है, ये सारी लाइंस कैसी, इन सारी लाइंस में कुछ ना कुछ आंसर है। तो गाइज ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में ये हमारे H1 टैग्स होते हैं। H1 टैग किस तरीके से हमें दिखता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके पेज का टाइटल होता है वही आपका H1 टैग होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा CMS यूज कर रहे हैं, आपकी जो थीम है उसकी सेटिंग किस तरीके से है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जो आपका टाइटल होता है वही आपके H1 टैग होता है। अगर आप जो है दूसरा CMS यूज कर रहे हैं, जैसे वर्डप्रेस वगैरह यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपरली आप अपने आर्टिकल को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कहाँ पर आपको H1 देना है, कहाँ पर आपको H2 देना है, कहाँ पर आप H3, H4, H5, H6 किस तरीके से आपको हेडिंग्स वहां पर देनी है हायरार्की में, और किस तरीके से हेडिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है, इस बात के ऊपर कि आपका जो कंटेंट है वो कौन सा कंटेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्क्रीमिंग फ्रॉग पे भी जाएंगे और वहां पर हम लोग थोड़ा सा एक बार ऑडिट करेंगे, एक बेसिक सा जनरल सा ऑडिट करेंगे H1 का, कि H1 टैग का किस तरीके से ऑडिट कर सकते हैं, मिसिंग जो है वो किस तरीके से देखते हैं, डुप्लीकेट जो है H1 टैग्स वो किस तरीके से देखते हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर WSCryptech का ब्लॉग वाला सेक्शन ओपन है, और यहाँ पर मैं इसको Ctrl+U करता हूँ, पहुंच जाता हूँ सीधे पेज सोर्स में, और देखना है मुझे इस पेज का जो H1 टैग है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, H1 मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पर देखो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन 220, ठीक है। तो H1 टैग के अंदर आपको क्या दिख रहा है, H1 टैग के अंदर हमें एक्चुअली हमें टाइटल दिख रहा है, ये हमारा टाइटल है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये देखो ये हमारा टाइटल है, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन 220। तो आप क्या देखते हो कि H1 के अंदर आपको टाइटल दिख रहा है। चलिए दूसरी ब्लॉग पे हम लोग आते हैं, ठीक है। दूसरा ब्लॉग सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, एक ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख रहे हो आप टाइटल ही आपको H1 दिखेगा, तो ये भी यूज होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये भी यूज होता है, ठीक है। इसको भी यूज किया जाता है बिकॉज टाइटल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल बताता है कि हमारे पेज में क्या क्या है, उस बेसिस पर H1 में टाइटल को भी यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पर मेरे पास एक CMS ओपन है, ठीक है। CMS में मैं पेजेस में ऑल पेजेस में हूँ, यहाँ पर हम टाइटल लिखते हैं एंड देन उसके नीचे आप हेडिंग ऐड करते हो, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप चाहो तो हेडिंग ऐड कर सकते हो, और ये हेडिंग से आप इसको कौन सी हेडिंग देना चाहते हो, तो पहली तो आपकी H1 हेडिंग रहेगी, और उसके बाद आप H2, H3 जो भी आप हेडिंग देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। H2 हो जाएगी, देन H3 हो जाएगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपका जो टाइटल है वही आपकी हेडिंग होगी, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, आप हेडिंग्स कस्टमाइज भी करते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे जो आपका टाइटल है वही आपकी मेन हेडिंग होती है। तो इस तरीके से आप अपनी हेडिंग्स लिखते हो, बहुत बेसिक है। अब बात करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग की, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर, ठीक है। मेरा टूल ओपन है, और यहाँ पर हमें एंटर करनी है अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट एंटर करता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्रॉलिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे रिपोर्ट्स आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और हमें एक्चुअली क्या देखना है, हमें देखना है H1 से रिलेटेड रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं सीधे यहाँ पर H1 पर क्लिक करता हूँ, ये देखो H1 आपको दिख रहा है, यहाँ पर छोटा सा H1 के ऊपर आप क्लिक करो, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए हमारी H1 कौन सी है। कई बार ऐसा भी होगा, बहुत सारे ऐसे पेजेस होंगे जहाँ पर H1 मिसिंग होगी, तो अब यही सारी चीज़ें तो ऑडिट में आती हैं कि कौन सी H1 मिसिंग है, कौन सी H1 डुप्लीकेट्स हैं। इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, उनको एक्सपोर्ट करके लाना है, उनकी डेटा बनानी है, और फिर देखना है कि उसमें आप क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्या चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो फिल्टर यहाँ पर मैं लगाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग, ठीक है। मिसिंग अगर देखोगे आप तो ये देखो इतने सारी मिसिंग हमारे H1 है, ठीक है। तो हम इनको ऑडिट कर सकते हैं, प्रॉपरली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली ऑडिट हो रहा है कि हम प्रॉपरली इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद हमें जो भी यहाँ पर मिसिंग है उनको हम वापस ठीक कर सकते हैं, ठीक है। वापस उनका जो हेडिंग है वो लिख कर वापस
ठीक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो एक आपको स्नैपशॉट टाइप का मिल रहा है कि मल्टीपल हेडिंग्स भी हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट भी हैं, तो डुप्लीकेट को भी हमें देखना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ब्लॉग वाला सेक्शन है www.scriptx/blog, अगर वहाँ पर नहीं भी है, ठीक है, अगर वहाँ पर हेडिंग नहीं भी है, H1 नहीं भी है, तभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वहाँ पर काम चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पर मिसिंग होगी तो काम चल जाएगा, बट ऐसे बहुत सी जगह पर ऐसा भी होगा जहाँ पर मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, H1 वहाँ पर जरूर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखनी, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पर हम लोग आते हैं, डुप्लीकेट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर डुप्लीकेट है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे H1s हैं जो डुप्लीकेट है, जिनको आपको रिमूव करना है, तो सीधे आप यहाँ पर जो है डेटा ले सकते हैं, उनकी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो फॉर नाउ जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, वो आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना, सीधे सीधे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सीधे सीधे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से आप उनमें से जो हेडिंग्स वगैरह है उनको ठीक कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे से टूल्स हैं। जो H1 हेडिंग है उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, बस आपको लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बट अगर देखा जाए तो H1 उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं, किसी और वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, राइट। सो मैं कुछ कीवर्ड एंटर करता हूँ और वहां से हम लोग चलते हैं किसी ब्लॉग के ऊपर। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, बस दैट्स इट, लर्न डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करता हूँ। लेट्स सी यहाँ पर कोई मुझे ब्लॉग मिलेगा, ठीक है। वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑलमोस्ट, इसको मैं ले लिया, इट्स अ ब्लॉग एक्चुअली, इसीलिए मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है। देन ओके, इसी को देखते हैं हम लोग फॉर नाउ, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये पूरा आर्टिकल है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। देन आई विल क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे भी कर सकते हैं हम लोग और सोर्स कोड में भी देख सकते हैं। तो आई विल क्लिक ऑन इंस्पेक्ट और ये देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली ब्लॉग हेडिंग, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑलमोस्ट फ्री इन 6 months, ठीक है, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री इन 6 months। तो आप देख रहे हो, ठीक है। सो ये जो टाइटल में एलिमेंट्स है वही यहाँ पर आपको दिख रहे हैं हेडिंग में। देन दिस इज बाय द ऑथर एंड ऑल दोस थिंग्स। लेट्स सी दिस वन, राइट। मैंने आपको बताया था ना स्ट्रक्चर, तो इसको देखते हैं हम लोग। अभी पेज सोर्स पे हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बार H1 देखता हूँ, तो ये देखो H1 आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाउ टू लर्न वाला, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और इस बार मैं H2 देखता हूँ, देखो H2 ये है हमारा स्टेप वाला, ठीक है, स्टेप वाला H2 है ये जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। स्टेप 1, ठीक है, H2 है, और भी ज्यादा H2 होंगी, ठीक है। H2 मल्टीपल आप रख सकते हो, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो सब हेडिंग्स टाइप में हो, ठीक है। स्टेप 3 तो ये दीज ऑल थिंग्स आर, जो हमारी ये सारी चीजें आप देख रहे हो ना, दीज ऑल आर हेडिंग्स 2, ठीक है, दीज ऑल आर ऑफ फॉर्मेट हेडिंग 2। तो इस तरीके से एक्चुअली आप अपने क्रॉलर को आप बताते हो कि आपके पेज के ऊपर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हेडिंग टैग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, राइट। यूआरएल्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि यूआरएल्स कितने इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किन चीजों का हमें ध्यान रखना है जिस वक्त हम यूआरएल क्रिएट करेंगे फ्रॉम सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। या हम कहें, हम ये समझेंगे कि जो हमारे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ द यूआरएल, राइट, एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का एग्जांपल है। और इसमें आपको इस चीज पे ध्यान देना है जो आपको यहां पर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज परमालिंक। बहुत बार आपने इस चीज को सुना होगा, और दिस इज एक्चुअली कस्टमाइजेबल, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सीएमएस, अलग अलग जो सीएमएस होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इनको कस्टमाइज करके रख सकते हो। दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट थिंग इज एक्चुअली यूआरएल। और जो ये वाला आपको एंड में दिख रहा है ना, विच इज रिलेटेड विद योर पोस्ट, ठीक है, जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज द परमालिंक। तो परमालिंक वगैरह पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके यूआरएल का परमालिंक है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होता है। बहुत सारे सीएमएस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको दे देते हैं, बट आपको डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन करना होगा, क्योंकि हर एक यूनिक पोस्ट में कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको यहाँ पर मार्क करना पड़ता है अपने यूआरएल में भी, ठीक है, अगर आप उसको रैंक कराना चाहते हो या एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूआरएल डिवाइस करो आप तब। तो सबसे पहली जो टिप है और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, इस चीज को लोग मिस कर जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों में चले जाते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल बनाने के लिए बड़े कॉम्प्लेक्स चीजों में चले, छोटी सी चीज है ये, एक
उसको मिस कर जाते हैं कि आपको फीवर फोल्डर्स रखने, ठीक है। इतना लेंथी आपको यूआरएल नहीं बनाना है, अगर वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली है, ठीक है। इस यूआरएल से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इस यूआरएल से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इट इज तो बेस्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहां पर, ये बेस्ट है, ये डेप्थ से जस्टिफाई होता है। देखो यहां पर अगर आप देखो तो डेप्थ, जो चीज पे आप यूजर को या क्रॉलर को पहुंचाना चाहते हो वो पेज ये है, ठीक है, या फोल्डर वो ये है, ठीक है। यहां तक आप चाहते हो क्रॉलर पहुंचे या यूजर पहुंचे, तो यहां तक पहुंचने में अब डेप्थ ज्यादा है और यहां तक पहुंचने में अब आपको क्या लग रहा है, डेप्थ कम है, ठीक है। तो आपको किस बात को ध्यान रखना है कि सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल्स होते हैं जिनकी डेप्थ जनरली कम होती है। अब डेप्थ की बात आई तो किस लेवल तक, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, बहुत अगर नेसेसिटी है, बहुत नेसेसिटी, देन आप लेवल 3 तक जाएं, अदरवाइज लेवल 1 एंड लेवल 2 इज बेस्ट, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जांपल, ये कौन सा लेवल है, दिस इज एक्चुअली लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 है। आप इसको देखो, यहां पर एक और चीज आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, लेवल 2। अब इसके बाद जब आप जाएंगे देन दैट इज एक्चुअली लेवल 3। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो ये है लेवल 3 का, ठीक है। तो यहां पर जो डेप्थ है वो 3rd लेवल पे है, 1, 2 एंड 3। कोशिश क्या करनी है आपको, 2 तक रखना है, 3 तक है, 3 तक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो इसमें भी नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम तो इसमें भी नहीं है, बट डेफिनेटली ये चीज एक मायने रखती है कि आप क्रॉलर को कितनी डीप ले जा रहे हो या कितनी जल्दी आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जितना क्रॉलर आपके स्ट्रक्चर में, आपकी हायरार्की में जितना नीचे तक जाएगा उतना जो है वो सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस से दूर होता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारी फाउंडेशन है एक्चुअली एसईओ फ्रेंडली यूआरएल की। पहला इज यूज द कीवर्ड इन द यूआरएल। इसीलिए मैंने अभी आपसे यहां पर परमालिंक की बात करी थी, ठीक है, कि परमालिंक इज एक्चुअली कस्टमाइजेबल, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, अलग अलग सीएमएस ऑप्शंस देते हैं। अब हर पोस्ट के लिए आप अलग परमालिंक बनाओगे, तो आप जो आपके पोस्ट के जो फोकस कीवर्ड्स हैं, यहां हम कहें जो आपके आर्टिकल के फोकस कीवर्ड्स हैं, मेन प्राइमरी कीवर्ड्स वगैरह हैं, उनको आप यूज करोगे अपने यूआरएल के अंदर या अपने परमालिंक के अंदर। जैसे यहां पर अगर आप ये लिखो, क्रिएट कंप्लीट एसईओ ऑडिट रिपोर्ट फॉर क्लाइंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है ये हमारा जो ये वाला आपको दिख रहे वर्ड्स एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, ये हो सकता है हमारे फोकस कीवर्ड हो, या ये हो सकता है हमारे प्राइमरी कीवर्ड हो, इसके ऊपर बेस्ड हमारा आर्टिकल हो। देन हाउ टू क्रिएट कंप्लीट एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस है पूरी उसी तरीके से रहेगी, बट कीवर्ड जो है वो आपका थोड़ा सा अलाइंड होना चाहिए कंटेंट से, और देन यहां पर जो आप परमालिंक बना रहे हो उसके स्टेटमेंट से। ऐसा ना हो कि वो फिर से कीवर्ड आपको कीवर्ड स्टफिंग जैसा लगने लगे। देखो कीवर्ड को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कीवर्ड आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब लोगों का कहना होता है कीवर्ड को टाइटल में नहीं रखेंगे, कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है, ठीक है, ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है। कीवर्ड्स टाइटल में भी होंगे, कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, कीवर्ड्स के सिनोनिम्स हम कहें, सिनोनिम्स कह लो आप, या कहो जो कीवर्ड से और ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं उनको आप टाइटल में यूज करो, उनको आप डिस्क्रिप्शन में यूज करो, बट वो एक मार्जिन आपको ध्यान में रखनी है कि कीवर्ड को आपको यूज करना है, कीवर्ड को आपको ओवर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे सेफ चीज क्या रहती है, सेफ चीज ये रहती है कि हमारा जो कीवर्ड, देखो इस बात को समझो, क्योंकि गूगल अब इस चीज के ऊपर फोकस करता है। हमारे कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड है, जैसे दिस इज एक्चुअली द कीवर्ड, ठीक है, इसके सबसे क्लोजली रिलेटेड, इसकी इंटेंट को डिफाइन करने वाला यहां पर एक दूसरा कीवर्ड है, ठीक है, एक दूसरा कीवर्ड है, तो हम इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी। बात समझ में? देन नेवर इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एंड, ठीक है, ये भी एसईओ फ्रेंडली नहीं है, तो आपको ये जो एंड और इस टाइप के जो एम्परसेंड वगैरह टाइप के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनको अवॉइड करना है। कनेक्ट यूआरएल टू द पेज टाइटल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कनेक्ट यूआरएल टू द पेज टाइटल, नॉट मैचिंग एग्जैक्टली बट देयर शुड बी सम कनेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो पेज टाइटल है या आपके जो ब्लॉग का टाइटल है उसमें और यूआरएल में कनेक्शन होना चाहिए। वही एग्जांपल यहां पर आ जाओ वापस, पहले वाला एग्जांपल देखो, हाउ टू क्रिएट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हाउ टू क्रिएट कंप्लीट एसईओ ऑडिट रिपोर्ट का ये एक आर्टिकल है और ये उसका परमालिंक है, ये उसका यूआरएल है, ठीक है, उस पर्टिकुलर आर्टिकल का। तो अब आप एग्जैक्टली उसको मत यूज करो, लेकिन देयर शुड बी सम कनेक्शन। यूआरएल को देख के या इस परमालिंक को देख के ये जस्टिफाई होना चाहिए कि परमालिंक किस चीज के बारे में है, या इसकी जो इंटेंट है, इसकी जो मीनिंग है, ये क्या बताना चाह रहे हैं परमालिंक से। यहां पर जो परमालिंक का ये जो लिखा हुआ है इससे क्या मीनिंग निकल रही है, और आप जिस कंटेंट के ऊपर लेकर जा रहे हो उस यूआरएल के थ्रू उसमें क्या मीनिंग है। इन दोनों में आपस में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में आपस में कनेक्शन होना चाहिए, इन दोनों की मीनिंग जस्टिफाई होनी चाहिए, कनेक्शन जस्टिफाई होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। हर बार आप एग्जैक्टली नहीं रख सकते हो, बट
कई बार होता भी है, जैसे मैंने बताया CMS आपको ये सारी चीजों का कंट्रोल देता है, तो आप पूरे का पूरा टाइटल ही उठाकर परमालिंक लिंक में रख देते हो। इट्स ओके, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो कर सकते हो, बट आई विल से कि आप उसकी इंटेंट को निकालकर उसको वहां पर यूज करो। एक दो कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड्स तो आपको यूज करना ही करना है, जो आपके टाइटल में होंगे, डिस्क्रिप्शन में होंगे, कंटेंट में होंगे, जिसके ऊपर बेस्ड आपका कंटेंट होगा, उसी को ले जाके आपको रखना है URL में, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। देन अवॉइड ऑटोमेटेड न्यूमेरिक लेवल्स, तो जो डायनेमिक आप देखते हो ये जैसे इस टाइप से चीजें दिख जाती हैं, ठीक है, उनको हमें अवॉइड करना है। इस टाइप के नंबर न्यूमेरिक लेवल्स और इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। टेक्स्ट जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है SEO फ्रेंडली URLs इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया, URL शेयर होने पर भी URLs जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी जब शेयरिंग होती है तो वहां पर भी आपके URLs जाते हैं, वहां पर भी URLs दिखाई देते हैं। तो वो जो URL है, इसीलिए कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा URL है उसकी मीनिंग और जो URL में टेक्स्ट होता है वो और हमारा जो कंटेंट है वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। जब कनेक्टेड होगा तो यूजर जब उस चीज को देखेगा तो उसे लगेगा ओके ये चीज जस्टिफाई हो रही कि यहाँ पर जो URL में चीज मेंशन है वही वहां पर कंटेंट में होगी। अगर केवल कहीं URL जा रहे, जैसे मैं अगर आपको केवल URL भेजता हूं www.wscubetech.com और /what is डिजिटल मार्केटिंग, आपको क्या लग रहा है? ये अगर आपको मिल रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको क्या लगा? आपको समझ में आ जा रहा है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात होगी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कंटेंट होगा इस पेज के ऊपर। वहीं पर अगर ये wscubetech.com यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये wscubetech.com लिखा हुआ है /SEO सर्विसेज, तो यहां पर आप समझ जाओगे कि यहां पर हम अपने SEO सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हमारे SEO सर्विसेज में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लान्स क्या क्या है, ये सारी चीजें, प्राइसिंग वगैरह, उन सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो URL से पता चलता है, URL अगर मैंने आपको URL भेजे, URL से पता चलता है एक्चुअली कि आपका जो कंटेंट है वो किस बारे में है, ठीक है। देन कैरेक्टर्स इन अ URL शुड बी इन लोअर केस, मोस्ट CMS will allow you to have upper case letters in a URL, that is यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर www.example.com my URL, आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये M और U जो है कैपिटल में है, बट हैव इन माइंड दैट दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म, www.example.com my URL यहाँ पर शॉर्ट में, यानी कि दो अलग अलग, अगर आप इस तरीके से लिखते हो, फॉर एग्जांपल ये SEO सर्विसेज इस तरीके से लिखा हुआ है और ये जो SEO सर्विसेज है ये इस तरीके से लिखा हुआ है, सामने सेम चीज है। देन क्रॉलर को क्या लगेगा, क्रॉलर क्या समझेगा, दोनों एक ही चीज है? नहीं, क्रॉलर इन दोनों चीजों को अलग अलग मानेगा, दो अलग अलग URLs मानेगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर भी सेम कंटेंट है, इसके ऊपर भी सेम कंटेंट है, तो होगा क्या, क्रॉलर के लिए डुप्लीकेसी की बात हो जाएगी, उसको लगेगा कि ये वाला जो कंटेंट है इसका डुप्लीकेट है, ये वाला जो कंटेंट है वो इसका डुप्लीकेट है। तो आपको हमेशा एक बना के रखना है, एक फॉर्मेट बना के रखना है, वो फॉर्मेट ये है कि आपको हमेशा जो है इसको लोअर केस में यूज करना है, ठीक है। इनडायरेक्टली URLs कैन हेल्प इन बैक लिंकिंग्स, अच्छा हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, URLs हमें बैकलिंक्स में भी हेल्प करते हैं। इट इज नॉट वेरी डायरेक्टली रिलेटेड, ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर ये URL है, फॉर एग्जांपल मैंने ये URL देखा SEO सर्विसेज और मैंने बैकलिंक बना दिया SEO सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, SEO सर्विसेज के ऊपर, और इस पे जो मैंने लिंक दिया वो इसका दे दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा यूजर्स को हेल्प करता है बैकलिंक्स बनाने में, उससे पता चल जाता है कि ये URL एक्चुअली किस बारे में। वहीं पर रैंडम सा यहाँ पर कुछ लिखा हो, रैंडम से नंबर्स लिखे हो, कोई चीज लिखी हो, तो यहाँ पर एंकर टेक्स्ट देने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एंकर टेक्स्ट देने में प्रॉब्लम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा, ठीक है, ये वाला जो आपका URL है, ठीक है, ये पॉइंट करता है एक पोस्ट के ऊपर, एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर या एक आर्टिकल के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट कंप्लीट SEO ऑडिट रिपोर्ट, उसके बारे में है, ठीक है, SEO ऑडिट रिपोर्ट फॉर क्लाइंट्स, उसके बारे में ये एक आर्टिकल है, ये एक पोस्ट है। आप कोई बैकलिंक देना चाहता है तो वो आसानी से SEO ऑडिट रिपोर्ट इसको जो है इसको एंकर टेक्स्ट बना देगा और ये लिंक दे देगा। तो ये इस टाइप से आपके बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझी URLs के बारे में। फिर से मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक्स हैं, कुछ हम लोगों ने एडवांस इन टेक्निकल चीजों को नहीं डिस्कस किया इस पर्टिकुलर वीडियो में। जैसे बताया कि सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं उन चीजों को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऑल्ट टेक्स्ट के बारे में कि ऑल्ट टेक्स्ट क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। अभी वीडियो के एंड में प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं
अभी हम लोग समझने वाले हैं कि ऑल्ट टेक्स्ट होता क्या है, उसका सिंटेक्स किस तरीके से हमें दिखता है और कितना इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड या बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत से लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते या नहीं समझते किस तरीके से हमें एक्चुअली लिखना चाहिए इसको, ठीक है। जनरली वो ऑल्ट टेक्स्ट केवल लिख देते हैं, तो उन सारी चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ऑल्ट टेक्स्ट इज अल्टरनेटिव टेक्स्ट और आल्सो नोन एज द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स और ऑल्ट डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो ये तो इसके कुछ अदर नेम्स हो गए जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन यहां पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है किस तरीके से ऑल्ट टेक्स्ट रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। HTML में तो यहां पर देखो आप इमेज का सोर्स है, ठीक है। यहां पर देखो ये इमेज है, ठीक है, और ये उसका ऑल्ट टेक्स्ट है। अब क्यों हम ऑल्ट टेक्स्ट लिखते हैं या इंपॉर्टेंस क्या है ऑल्ट टेक्स्ट की? Then alt text or alt text will be displayed in place of an image if an image file cannot be loaded. अगर कोई इमेज फाइल है और वो लोड नहीं हो पा रही है ब्राउजर के ऊपर, देन उसका अल्टरनेट, ठीक है, इसी का नाम है, देखो अल्टरनेट यहां पर लिखा होगा, अल्टरनेट टेक्स्ट या ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। तो जब इमेज कभी भी ब्राउजर में लोड नहीं हो पाती है तो इमेज की जगह पे जो चीज रिप्रेजेंट होगी, ठीक है, इमेज को जो चीज डिस्क्राइब करेगी वहां पर, दैट इज बेसिकली द अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो वही हमारा ऑल्ट टेक्स्ट होता है। तो अगर example.jpg, यहां पर जो एग्जांपल आपको दिख रहा है example.jpg, ये एक इमेज फाइल है, अगर ये लोड नहीं हुई, इन दैट केस होगा क्या, ये जो ऑल अबाउट ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो अगर इमेज नहीं लोड होगी तो अबाउट ऑल टेक्स्ट दिखाई देगा। देन ऑल टैग्स प्रोवाइड बेटर इमेज कॉन्टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टू सर्च इंजन क्रॉलर्स हेल्पिंग देम टू इंडेक्स एन इमेज प्रॉपरली। देखो इमेज को देखकर क्रॉलर बहुत कुछ समझ नहीं पाता है, ठीक है। इमेज पे विजिट करके क्रॉलर को बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन क्रॉलर जब उसी इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट पढ़ता है तो वो एक्चुअली समझ जाता है कि ये इमेज किस बारे में है, ठीक है। अगर उसे पता चल गया कि ये इमेज किस बारे में, तो उसके लिए उस इमेज को इंडेक्स करना भी आसान होगा। उसके बाद यूजर कभी भी सर्च करेगा, सपोज करो यूजर जाके सर्च करता है और उसके बाद सर्च करने के बाद वहां पर इमेजेस में जाता है, ठीक है। वेब, यहां पर जब हम लोग सर्च में जाते हैं, आप लोग देखते होंगे जब आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वेब के साथ साथ वीडियोज और इमेजेस भी दिखते हैं। तो वो इमेजेस के अंदर फोटोज कहां से आती हैं, किस तरीके से, अगर आप वहां पर जाके इंडिया टाइप करें तो किस तरीके से इंडिया का मैप, गूगल को कैसे पता चलता है कि यही इंडिया का मैप है, जबकि उसे इमेजेस पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इमेजेस को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इमेजेस को एक्चुअली किस तरीके से वो समझता है, या तो इमेजेस के आसपास जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उससे समझता है, ठीक है, इमेज का कैप्शन है उससे समझता है, इमेज को उसके टाइटल से उससे समझता है, या वो किस चीज से समझता है, ऑल टेक्स्ट से समझता है, ये ऑल टेक्स्ट से समझता है, ठीक है। तो इसलिए ऑल टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही यहां पर लिखा हुआ है ऑल टेक्स्ट प्रोवाइड बेटर इमेज कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन। बेटर इमेज कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब हुआ कि इमेज के बारे में और ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताते हैं, इमेज किस बारे में एक्चुअली वो क्रॉलर को अगर हमें समझाना है तो हमें ऑल टेक्स्ट को यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग देम टू इंडेक्स एन इमेज प्रॉपरली, ठीक है। तो जब प्रॉपरली वो इंडेक्स करेंगे इमेज को, ठीक है, तभी वो प्रॉपरली उसको यूजर को दिखा पाएंगे जब कभी भी कोई सर्च होगी उस इमेज से रिलेवेंट, ठीक है। देन यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है कि एक्चुअली किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, ऑल टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसकी लेंथ वगैरह। तो ये जो ऑल्ट, और यहां पर आप देख रहे हो यहां पर तो लिखा ही नहीं हुआ है ऑल टेक्स्ट, इसका मतलब ये तो ऐसा ही नहीं है, ठीक है, ये यूज ही नहीं होगा, इट इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली, ठीक है, इट इज नॉट रिकमेंडेड, तो ये तो यूज ही नहीं होना है। देन यहां पर आप देखो एक ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, यहां पर एक ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, और यहां पर आप देखो एक ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है। सपोज करते हैं तीनों एक ही इमेज है और मेरे पास ऑप्शंस हैं इस इमेज के ऑल टेक्स्ट लिखने के, तो मैंने एक बार कुछ नहीं लिखा, ठीक है, और इमेज को लाइव कर दिया। एक बार मैंने क्या लिखा, डिजिटल मार्केटिंग लिखा, केवल डिजिटल मार्केटिंग। एक बार मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, और एक बार मैं लिखता हूं द ओनली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग हियर। तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, नॉट रिकमेंडेड है, ये भी नहीं रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है। वैसे कहा जाता है कि ऑल टेक्स्ट इस तरीके से होने चाहिए कि वो इमेज को जस्टिफाई कर सके, इमेज को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके, लेकिन यहां पर लेंथ कुछ ज्यादा ही एक्सीड हो रही है। और दूसरी चीज ये है, यहां पर आप देखो डिजिटल मार्केटिंग, सपोज करते हैं मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, तो डिजिटल मार्केटिंग यहां भी यूज किया गया है, डिजिटल मार्केटिंग यहां भी यूज किया गया है, डिजिटल मार्केटिंग यहां भी यूज किया गया। तो ये क्या हो रहा है, ये ओवर यूज ऑफ कीवर्ड है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, कीवर्ड स्टफिंग हो रही। तो इस चीज को भी हमें अवॉइड करना है। देन अगर जो देखा जाए कि सबसे ऑप्टिमल फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है,
तो दो चीजें बची अब हमारे पास, ये भी नॉट रिकमेंडेड था, ये भी नॉट रिकमेंडेड था। अब दो चीजें केवल हमारे पास बची हुई हैं, एक ये डिजिटल मार्केटिंग और एक ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, जिसमें अच्छी तरीके से जो डिस्क्राइब हो रही है इमेज वो इस ऑल टेक्स्ट से हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये ऑप्टिमल फॉर्मेट होगा। ऑप्टिमल फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, I mean to say optimal format when we are actually talking about the length of the alt text, लेंथ कितनी होनी चाहिए, then this is the perfect example, right? और कुछ और चीजें देख लेते हैं और इंपॉर्टेंस हम लोग समझ लेते हैं ऑल टेक्स्ट की और किस तरीके से हमें उनको यूज करना है इसको समझ लेते हैं। पहली चीज क्या है, ट्राई टू फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द इमेज एज इट इज। ठीक है, फोकस आपको रखना है, इमेज जिस चीज के बारे में है उसी चीज के बारे में आपको ऑल टेक्स्ट में डिस्क्राइब करना है। उल्टी सीधी कहानी कुछ नहीं लिखनी है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ये सारी चीजें नहीं करनी है। अब देखो इमेज जो होती है वो आपकी इमेज, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो इमेज आपके टाइटल को, ठीक है, या जिस भी हेडिंग के अंडर इमेज है उस हेडिंग को जस्टिफाई करनी चाहिए, यानी जो आपका कंटेंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए इमेज होती है और कंटेंट को और इमेज को जस्टिफाई करने के लिए ऑल टेक्स्ट होता है। तो सारी चीजों में रिलेवेंसी होनी चाहिए। देन कीप इट ऑप्टिमम इन द लेंथ, जैसे मैंने अभी बात करी, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। यूज और प्राइमरी कीवर्ड्स, ठीक है, बट ओवर कीवर्ड्स नहीं यूज करने। देन अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, वही वाला पॉइंट है। देन डोंट यूज इमेज ऑफ फोटो, हाँ ये मैंने बहुत गलती देखी है, लोग करते हैं, जैसे एक कैट की कोई इमेज है, ठीक है, और उसका ऑल टेक्स्ट लिखना हुआ है तो क्या लिख लेते हैं, दिस इज एन इमेज ऑफ या फोटो ऑफ कैट। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, बिकॉज क्रॉलर नोज, क्रॉलर जब आया उसको पता है ये इमेज है, ये फोटो है। आप तो ये बताओ कि किस चीज की फोटो है, बात समझ में आ रही? ये मत बताओ कि क्रॉलर को कि ये फोटो है कैट की, क्रॉलर को पता है कि ये फोटो है, आप केवल ये बताओ ये कैट की फोटो है। ठीक है, बात समझ में? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं ऑल टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है। अभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर चलेंगे और वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको दिखाई देता है इमेज के साथ। तो यहां पर मैं आ चुका हूं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहां पर आप देखो मैं नई पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर पोस्ट पे गया, देन ऐड न्यू पे गया, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पर टाइटल है, राइट, सो डेमो टाइटल फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। देन आई एम गोइंग टू पुट अप इमेज ओवर है, ठीक है, क्योंकि ऑल टेक्स्ट हमें इमेज के ऊपर लगाना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर से, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये हमारी थंबनेल है, इसी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो यहाँ पर आपको इमेज का कैप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो आप कैप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पर आप देखो इमेज सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको ऑल टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। इमेज सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर ऑल टेक्स्ट दिख रहा है। देन इमेज की बाकी सेटिंग्स हैं, साइज, डायमेंशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। दैट इज समथिंग डिफरेंट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो हमें उसी चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ऑल टेक्स्ट रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना ऑल टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर परफेक्ट जो ऑल टेक्स्ट होगा वही होगा, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर स्कूल्स, दैट्स इट। अब ये कंप्लीट चीज है, ठीक है, देख रहे हो ये कंप्लीट चीज है, ठीक है। बस आपको सिंपली इसको पब्लिश करना है, ऑटोमेटिकली आपका ऑल टेक्स्ट फिक्स हो जाएगा। तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और आपको जो यहाँ पर स्पेस दिख रही है, आप ये मत समझो कि पूरी की पूरी स्पेस आप भर दो, ठीक है, ज्यादा चीजें आप इस तरीके से भरते चले जाओ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उतना ही भरना है, उतना ही लिखना है जितना एक्चुअली जस्टिफाइड है, जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी चीजें आपके इस इमेज को डिस्क्राइब करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट बस इतना ही होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है, अल्टरनेट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किस तरीके से हमें इसे लिखना है। कुछ जो पॉइंट्स अभी हम लोगों ने देखे, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। ऐसे कितने ही वीडियोस हैं जो बहुत से फ्रेशर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उनको आप शेयर करें। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उनके बारे में आप उनको बताएं, उनके बारे में आप शेयर करें, उस प्लेलिस्ट को शेयर करें। जैसे गूगल एड्स की प्लेलिस्ट है, एनालिटिक्स की है, सर्च कंसोल की है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी प्लेलिस्ट है। अगर आपने भी नहीं देखी, या पहली बार इस वीडियो पे आए हैं और आपने उन प्लेलिस्ट को नहीं देखी, तो ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के सारे मेजर टॉपिक्स को कवर करने के लिए प्लेलिस्ट है, ठीक है। फ्री में आपको अवेलेबल है वो प्लेलिस्ट। तो आप उन प्लेलिस्ट पे जाएं, वीडियोस को देखें, दूसरों को भी शेयर करें। मल्टीपल कीवर्ड्स इन सिंगल पोस्ट या सिंगल पेज के बारे में, लेट मी करेक्ट इट, यहां पर ये भी हो सकता है मल्टीपल कीवर्ड्स इन सिंगल पोस्ट या सिंगल पेज।
तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है आपके दिमाग में कभी आया हो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। क्या हम एक सिंगल पेज को एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ, क्या हम एक सिंगल पेज को टारगेट कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए, ताकि मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर, अलग-अलग कीवर्ड्स के ऊपर वो हमारा पेज सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रैंक करे? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और उसके बाद देखो सिचुएशंस किस तरीके से बनती हैं। पहले क्वेश्चन तो यही है कि क्या हम कर सकते हैं इस तरीके से, या नहीं हम मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं एक सिंगल पेज के थ्रू, ये चीज़। और उसके बाद अगर हम सिंगल कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम सिंगल कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, यानी सिंगल कीवर्ड के ऊपर अपने पेज को रैंक करना चाहते हैं, इन दैट केस हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, राइट? और मल्टीपल कीवर्ड्स को अगर हम टारगेट करना चाहते हैं एक पेज के लिए, ठीक है? एक पेज को मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, राइट? सो अगर हम बात करें कि क्या हम मल्टीपल, पहला क्वेश्चन जो है कि क्या हम मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं एक सिंगल पेज के लिए या एक सिंगल पोस्ट के लिए? तो इसका आंसर है यस। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन, शुड आई ऑप्टिमाइज़ माय पेज फॉर मल्टीपल कीवर्ड्स? अगर आप अपने मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए आपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है, यस यू कैन डेफिनेटली एंड यू शुड एक्चुअली, ठीक है? आपको मल्टीपल जो कीवर्ड्स हैं उनके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सिंगल कीवर्ड के लिए करते हैं ऑप्टिमाइजेशन, तो प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो थिन कंटेंट है, यानी जब आप कंटेंट डेवलप करने जाएंगे तो केवल एक कीवर्ड जो होगा उसके अराउंड आप कंटेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत लेंदी कंटेंट नहीं बनेगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जितना डिटेल, जितना इन डेप्थ कंटेंट होगा, उतना अच्छा सिग्नल जाएगा, उतना पॉजिटिव सिग्नल जाएगा एक्चुअली क्रॉलर को कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस जो पेज के ऊपर कंटेंट है उसकी क्या वैल्यू। देखो फिर से मैं एक चीज क्लियर करता हूं, केवल यही चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका कंटेंट कितना डीप है। हम लोगों ने बात की थी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के लगभग 200 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं, या जो किसी भी तरीके का एक सिग्नल देते हैं एल्गोरिदम को सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, हमारी वेबसाइट को, हमारे पेज को या हमारे ब्लॉग को रैंक कराने के लिए, राइट? तो केवल एक चीज नहीं है, कंटेंट ही केवल एक चीज नहीं है कि हम वर्ड्स के हिसाब से बड़ा सा कंटेंट लिख दें, दैट्स इट, हमारा जो ब्लॉग है, हमारी जो पोस्ट है या हमारा जो पेज है, वेबसाइट है, वो रैंक कर जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? ऐसी नहीं होता है। इन डेप्थ आप एक चीज लिखते हो, तो यहां पर जब आप एक कीवर्ड के साथ जाओगे, तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं बना सकते, आप कीवर्ड्स के बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं बना सकते। आपका जो कंटेंट है, कंटेंट राइटर जब आपका कंटेंट लिखेगा, खुद भी आप जब अपना कंटेंट लिखने जाओगे तो बहुत लेंदी, या मैं कहूं बहुत इन डेप्थ आप कंटेंट नहीं लिख पाओगे, तो ये एक प्रॉब्लम होगी। सेकंड, सिंगल कीवर्ड पेजेस आर में रिड्यूस पेज अथॉरिटी। हाँ, ये इस चीज को समझो। देखो ये चीज होती क्या है, जैसे आपके पास कीवर्ड्स हैं, आपके पास है कीवर्ड 1, आपके पास है कीवर्ड 2 और आपके पास है कीवर्ड 3, ठीक है? और ये एक जैसे कीवर्ड्स हैं, एक जैसे कीवर्ड्स हैं। अगर आप क्या करोगे, आप इस कीवर्ड के लिए एक सेपरेट पेज बना रहे हो, आप इस कीवर्ड के लिए एक सेपरेट पेज बना रहे हो, आप इस कीवर्ड के लिए एक सेपरेट पेज बना रहे हो, तो प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस कीवर्ड के लिए जो पेज आपने बनाया, ये बनाया, तो इसकी अपनी कुछ पेज अथॉरिटी होगी, इसकी अपनी कुछ पेज अथॉरिटी होगी, इसकी अपनी कुछ पेज अथॉरिटी होगी। तो डोमेन अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर पेज अथॉरिटी डिवाइड हो गई। वहीं पर अगर ये हमारे जो मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बिल्कुल अलग-अलग कीवर्ड्स, एक में हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, एक में हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मल्टीपल कीवर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको ये मत समझिएगा कि एक कीवर्ड बिल्कुल अलग है, एक कीवर्ड बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। निश ओरिएंटेड कीवर्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी हम बात करें। तो अगर आपके पास एक ही टाइप के 3 अलग कीवर्ड्स हैं और एक पेज को आप एक कीवर्ड से टारगेट कर रहे हो, इस पर्टिकुलर पेज को आप इस कीवर्ड से टारगेट कर रहे हो, इस पर्टिकुलर पेज को आप इस कीवर्ड से टारगेट कर रहे हो, तो इस पेज की जो अथॉरिटी है वो डिवाइड हो गई, राइट? अदरवाइज यहां पर देखो, इस कीवर्ड के रिस्पेक्ट में यहां पर पेज अथॉरिटी बन गई, इस कीवर्ड के रिस्पेक्ट में यहां पर पेज अथॉरिटी बन गई, यहां पर पेज अथॉरिटी बन गई, तो अब पेज अथॉरिटीज यहां पर डिवाइड हो गए। वहीं पर अगर ये इस तरीके से होता कि यहां पर जो आपके कीवर्ड्स थे K1, K2, K3, ये मल्टीपल कीवर्ड्स थे और इनको आपने टारगेट किया और ये आपका एक सिंगल पेज है, ठीक है, एक ही पेज के ऊपर, तो यहां पर जो पेज अथॉरिटी है वो अब पेज अथॉरिटी डिवाइड नहीं हुई। बात क्लियर हुई? तो पहला सिंगल कीवर्ड यूज करने का पहला जो नुकसान है वो ये है, या ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट चांसेस है कि आप थिन कंटेंट बनाओ, ठीक है? बट ये कोई जरूरी नहीं है, 100% इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका कंटेंट थिन ही होगा, सिंगल कीवर्ड के ऊपर बड़ा कंटेंट बन ही नहीं सकता, इट्स नॉट लाइक दैट। बट
मेजर केसेस में या ऐसे चांसेस बनेंगे जहां पर आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ कंटेंट नहीं बना पाओगे। सिंगल कीवर्ड पेजेस में रिड्यूस पेज अथॉरिटी, जैसे मैंने अभी जो सेकंड वाला आपको बताया, इंक्रीजेस साइट स्ट्रक्चर। इसी वाले एग्जांपल से देख लो कि जब आप सिंगल कीवर्ड के ऊपर टारगेट करोगे हर पेज के लिए, हर एक कीवर्ड के लिए जिसके लिए आप अपनी वेबसाइट को या आप अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हो, उसके लिए आप सेपरेट अगर पेजेस आप बनाने लगोगे तो क्या होगा, साइट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंक्रीज होंगी, राइट। यहां पर K1 है, यहां पर K2 है, यहां पर K3 है, यहां पर K4 है, यहां पर K5। अब ये 5 कीवर्ड्स आपके हो गए, तो आप क्या देख रहे हो यहां पर जो आपके पेजेस बनेंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा पेजेस बन जाएंगे क्योंकि सिंगल पेज कीवर्ड के हिसाब से आप काम कर रहे हो। तो जब ज्यादा पेज बन जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें क्या करना है, हम अगर इसकी ग्रुपिंग कर देंगे, ये 2 कीवर्ड्स हो गए तो ये वाला पेज यहां से गायब हो गया, ठीक है, और ये 3 कीवर्ड्स हो गए तो ये वाला पेज गायब हो गया। बट ग्रुपिंग का मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग, पता नहीं ये जो कीवर्ड है इसकी मीनिंग कुछ और ही हो, ये वाला जो कीवर्ड है इसकी मीनिंग कुछ और ही और आपने ग्रुप कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, फिर तो आप कंटेंट नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मल्टीपल कीवर्ड्स, इतने डिस्कशन के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी कि जो मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं ये ज्यादा हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है मल्टीपल कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे। हमें एक कीवर्ड के बारे में पता है, उसके बाद हमें मल्टीपल कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड करना है। तो देखो, इसकी आपको एक बार इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, मैं अभी बहुत बियॉन्ड नहीं जा रहा हूं, मैं केवल 2 चीजों की बात कर रहा हूं, एक कीवर्ड की बात कर रहा हूं और उसके रिलेशन में कंटेंट की बात कर रहा हूं। तो जब कभी भी आप मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड करने जाते हैं, उसके तरीके बहुत है। आप कीवर्ड प्लानर को यूज कर लें, पीपल में आस्क को यूज कर लें, जो सिमेंटिक सर्चेस होती हैं उनको यूज कर लें, ठीक है, ऑटो सजेशंस जो होते हैं उनको यूज कर ले, पेड फ्री कोई भी टूल यूज करें और आप बहुत सारे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको देखनी है, वो ये है कि अगर ये 3 कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये 3 कीवर्ड्स फाइंड किए और यहां पर जो आपका कंटेंट है, राइट, इसमें रेलेवेंसी। अब रेलेवेंसी यहां पर समझो, रेलेवेंसी वर्ड कई बार आता है, बट यहां पर जो रेलेवेंसी का मतलब है वो ये है कि इन कीवर्ड्स की भी आपस में रेलेवेंसी होनी चाहिए। यानी K1 K2 के रिलेवेंट होना चाहिए, K2 K3 के रिलेवेंट होना चाहिए, या मैं दूसरे इजी लैंग्वेज में कहूं तो सिनोनिम्स होने चाहिए, ठीक है, सिनोनिम्स होने चाहिए या सेम मीनिंग कैरी करने वाले होने चाहिए, राइट। यानी कि यहां पर जो एक कंटेंट है ये एक कॉमन कंटेंट है, ये कीवर्ड भी इस कंटेंट के लिए होना चाहिए, ये कीवर्ड भी इस कंटेंट के लिए होना चाहिए, ये कीवर्ड भी इस कंटेंट के लिए होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए, राइट। तो बस हमें इस चीज को ध्यान रखना है कीवर्ड्स फाइंड करते वक्त कि ये सारे कीवर्ड्स आपस में रिलेवेंट हो, और इनकी रिलेवेंसी अगर ये आपस में रिलेवेंट होंगे तो डेफिनेटली ये तीनों ही कीवर्ड्स एक कॉमन कंटेंट को पॉइंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात क्लियर हुई। तो हाँ, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हम मल्टीपल कीवर्ड्स को लेकर एक पेज को टारगेट कर सकते हैं या मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए हम अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और मेरा सजेशन है आज के टाइम में, व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आज के टाइम में मेरा सजेशन है कि आपको ऑप्टिमाइज भी करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हमारे साइट स्ट्रक्चर जो है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, और अगर आप देखें तो कंटेंट प्रिपरेशन में हमें हेल्प मिल जाती है, हम इन डेप्थ कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, पेज अथॉरिटी वगैरह जो है वो डिवाइड नहीं होती। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। वन कीवर्ड के बेसिस पर भी आप अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं, उसका कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जब मल्टीपल के साथ जाएंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये, अगर आपके दिमाग में डाउट था तो वो अब क्लियर हो गया होगा। गाइस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम मेटा टैग्स की बहुत बात करते हैं। हम लोग इस चीज को समझते हैं कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के मेटा टैग्स होते हैं और किस तरीके से हमको उनको यूज करना है और किस तरीके से वो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। बट ओवर द टाइम ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे जो मेटा टैग्स पहले यूज होते जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते थे, आज की टाइम में वो कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। तो एक टॉपिक हमेशा रहता है कि किस तरीके से हमें मेटा टैग्स को यूज करना है, कौन कौन से मेटा टैग्स को यूज करना है, बट एक टॉपिक ये भी होता है कि कौन कौन से ऐसा मेटा टैग्स है जिनको हमें इग्नोर करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो मेटा टैग्स अब कोई वैल्यू नहीं रखते। तो कुछ 4-5 यहां पर मेटा टैग्स आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चलिए, सबसे पहले तो जो कीवर्ड्स
टैग है, इसको पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, बट अब ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। और इसको एक्चुअली जब गूगल ने बोला कि भाई अब आपको इस तरीके के जो मेटा कीवर्ड्स टैग उनको नहीं यूज करना, उनको हम वेटेज नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि अब हम एग्जैक्टली कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करते, अब हम इंटेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो आप कंटेंट के ऊपर काम करो, आप ये मत देखो कि अगर आपको किसी कीवर्ड के ऊपर अपने पेज को रैंक कराना है तो उस कीवर्ड को आप कीवर्ड मेटा टैग में यूज कर लो और हम आपके पेज को रैंक करा देंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है। और यहां पर इस बात का प्रूफ है कि गूगल वेबमास्टर सेंट्रल ब्लॉग की एक रिपोर्ट है, एक ब्लॉग है एक्चुअली, ठीक है, एक नोटिफिकेशन है जो मंडे सितंबर 21 2009 को आया था। इसमें बताया था कि गूगल डज नॉट यूज द कीवर्ड्स मेटा टैग इन वेब रैंकिंग। ठीक है, आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डालना चाहो डाल दो, बट वेब रैंकिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, कीवर्ड्स को स्ट्रेटेजिकली आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन में, अपने कंटेंट में, हेडिंग्स में, उसकी वैल्यू अभी भी है कि किस तरीके से आप उसको स्ट्रेटेजिकली यूज करें, किस तरीके से ऑप्टिमल जो डेंसिटी है उसके हिसाब से आप उसको यूज करें, किस तरीके से स्टफिंग नहीं करें, वो अभी भी वैल्यू रखती है। बट कीवर्ड्स मेटा टैग में आप कीवर्ड्स मेटा टैग में जो आप कीवर्ड्स यूज करते हैं उनको अब नहीं करना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया रिविजिट आफ्टर। इसका मतलब है दिस एचटीएमएल टैग इज अ कमांड टू रोबोट्स टू रिटर्न टू अ पेज आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। बट अब ये नहीं है, क्योंकि बॉट स्क्रॉलर्स ने एडवांस हो गए जो ऑटोमेटिकली रिविजिट करते हैं। तो पहले ये बहुत ज्यादा यूज होता था, और अगर अभी भी आप अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी भी तरीके की आपको एसईओ एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन द थर्ड वन इज कैशे कंट्रोल। दिस टैग अलाउज वेब पब्लिशर्स टू डिफाइन हाउ ऑफन अ पेज इज कैश। ठीक है, किस तरीके से, हाउ ऑफन इट विल बी कैश्ड, कितनी बार ये कैश होगा। ठीक है, अ पर्टिकुलर पेज। जनरली दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, वी कैन सिंपली यूज द एचटीटीपी हेडर इंस्टेड ऑफ दिस एचटीएमएल टैग। इसमें बात करूंगा कभी एचटीटीपी हेडर की, किसी अलग वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो फॉर कैशे कंट्रोल एक्चुअली एचटीटीपी हेडर यूज होते हैं। ठीक है, और ये वाला जो एचटीएमएल टैग है कैशे कंट्रोल का, इस एचटीएमएल टैग को नहीं यूज किया जाता। तीन तरीके के टैग्स हो गए जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं, इनकी कोई एसईओ एडवांटेज नहीं है। देन जियो मेटा टैग, इसको भी नहीं यूज होता है। गूगल डज नॉट यूज जियो मेटा टैग टू रैंक पेजेस। ठीक है, किसी भी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के लिए एसईओ स्कोर, एसईओ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए जियो मेटा टैग नहीं होता है। यू कैन यूज एचआरईएफ रैंक एंड नॉर्मल जियो टारगेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल एसईओ एडवांटेज जो आप चाहते हैं, उसके लिए आप एचआरईएफ रैंक टैग को यूज कर सकते हैं, जियो टारगेटिंग को आप यूज कर सकते हैं। देन देयर इज लास्ट जो है वो है एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, ये भी एक मेटा टैग है, और इसका पर्पस ये होता है कि ये एक्चुअली क्रॉलर को ये बताता है कि ये जो पेज है या ये जो डॉक्यूमेंट है ये कब एक्सपायर होगा। ठीक है, तो अब इसकी भी एज सच बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है किसी तरीके से एसईओ वैल्यू प्रोवाइड करता है तो भी नहीं, हो सकता है कहीं आपने सुना हो ये आपको एसईओ एडवांटेज देता है, आप इस तरीके मेटा टैग्स को यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सिंटेक्स इसका इस तरीके का होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट एक्सपायर्स कंटेंट, और यहाँ पर वो डेट है। ठीक है, तो ये भी आपको किसी भी तरीके की जो है एसईओ वैल्यू नहीं रखता है। पहले भी एसईओ वैल्यू नहीं रखता था, बट हाँ, जैसे कीवर्ड्स मेटा टैग वगैरह हैं तो वो पहले एसईओ वैल्यू बहुत रखते थे, शुरुआत में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते। वहां पर ही अगर आप कीवर्ड्स एंटर करते थे तो यूजर को आता था सर्च इंजन में सेम कीवर्ड्स एंटर करता था, उसका जो जिस भी पेज पे वो कीवर्ड्स मेटा टैग लगा होता है वो पेजेस रैंक हो जाते थे। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।